नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है आदित्य कुमार कर्ण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य कुमार कर्ण क्लासेस। सो गाइस, मैं आज से सीए फाउंडेशंस के जो पेपर नंबर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जिनको रेफरेंस लेना है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो काफ़ी उनको हेल्प मिलेगी। और दोस्तों, ये लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दैट इज़ मई 2024 के लिए। जिन बच्चों का उस मई 2024 में अटैम्प्ट है वो इस वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं टोटल ये लेक्चर्स जो है ये कम्प्लीटली फ्री होगा, तो आप लोग इसे यूट्यूब पे अच्छे से इसे देख सकते हैं, राइट। और जो भी आपके क्वेरी या क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप कमेंट बॉक्स पे इस पर डाल सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं सीए इंटर का ही जो पेपर नंबर 6 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसको भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ है, राइट। उसके मैंने 2 चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करी हैं। एक तो आपका डिविडेंड डिसीजन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, और एक चैप्टर नंबर 3 जो रेशियो एनालिसिस है, जो कि काफ़ी टफ होता है बच्चों के लिए। तो मैंने उसके 2 पार्ट्स डाल दिए हैं यूट्यूब पर, सो काइंडली आप उसे देख सकते हैं, राइट। सो गैस, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, राइट, पेपर नंबर 4 का। सो चलिए। सो गैस, देखिए यहाँ पे यहाँ ये क्या है कि बेसिकली ये सारा का सारा थ्योरी पोर्शन ही है, राइट। तो हम जस्ट इसे रीड आउट करेंगे एकदम धीरे धीरे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, राइट। देखिए, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जैसा कि आप लोग हेडलाइंस देख लेंगे, तो इसका यूनिट 1 इंट्रोडक्शन हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, बेसिकली क्या है कि अभी इंस्टीट्यूट, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं इंस्टीट्यूट का ही स्टडी मटेरियल फॉलो करता हूँ। और मेरा ये सजेशन भी है कि आप लोग भी इसे फॉलो करें, क्योंकि इसमें कुछ भी कट शॉट नहीं किया जाता है। ये कंप्लीट बुक्स होते हैं और ये काफ़ी अच्छे से आईसीआई ने डिज़ाइन की हुई हैं और काफ़ी डिटेल्ड होती हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे, राइट। चलिए, तो देखिए बेसिकली ये क्या कहता है कि आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू वुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट, एंड डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। तो चैप्टर ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए कि नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस क्या क्या कहता है। एक तो डेफिनेशन बताता है आपको, डेफिनेशन हम देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है स्कोप में आप देखिए दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब इसका नेचर क्या है? नेचर में देखिए साइंस बेस्ड ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आर्ट, प्रैग्मेटिक, नॉर्मेटिव, ये सब सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। ये जस्ट एक आपके नेचर एंड स्कोप का ओवरव्यू गिवन है। फिर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं, लाइक कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, राइट, ये चीज़ें। चलिए, अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि यहाँ पे व्हाट इज़ बिजनेस ऑल अबाउट, कि बिजनेस है क्या, बिजनेस का मतलब क्या है। हम जो बिजनेस शब्द जो सुनते हैं या फिर हम कहीं पे लिखते हैं या पढ़ते हैं, जो भी है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो वो गाइज हम यहाँ पे समझने वाले हैं, राइट। देखिए, बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। And there are the various type of business like manufacturing, mining, construction, agriculture, poultry farming, food processing, banking, insurance, health, education, transportation, communication and so on. तो इस तरह के दैट इज़ बिजनेसेस होते हैं जो कि हमारे आप डे टू बेसिस पे न्यूज़ में या फिर कहीं पर भी सुनते होंगे कि किस तरह से माइनिंग की बिज़नेस की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीकल्चर्स हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग, ये भी काफ़ी प्रचलन में चल रही हैं। आप अगर जानते हो, जब से मोदी जी की गवर्नमेंट जब आई है तो उन्होंने कैसे पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर कितना जोर दिया है कि जो भी हमारे किसान भाई लोग हैं वो सिर्फ ना ही एग्रीकल्चर करें, साथ साथ में वो पोल्ट्री फार्मिंग पे भी ज़्यादा अपना फोकस रखें, ताकि ये भी एक अच्छा मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा बिजनेस है जिससे कि काफ़ी प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जनरेट होता है, राइट। फिर देखिए नेक्स्ट है दैट इज़ फूड प्रोसेसिंग हो गई, फिर बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को आगे बढ़ावा, उनको ग्रोथ में ये बिजनेसेस काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल अपने निभाते हैं, राइट। अब देखिए, each one of these businesses represent activity transforming a set of input into a set of output, which is the essence of economic activity.
कहने का मतलब क्या है कि हर एक जो भी बिज़नेस है ना, सबकी अपनी अपनी, सब अपना अपना इनपुट डालते हैं और साथ साथ में इनका क्या है कि आउटपुट भी इनका बेटर वे में निकलता जाता है। तो जैसे जैसे चीज़ें जब ग्रोथ होंगी, जैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोई बंदा अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, कोई भी इंसान अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो जो भी रिसोर्सेज को लेकर के अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो धीरे धीरे जब ग्रोथ पीरियड जब उसका स्टार्ट होता है, तो वो क्या होता है कि अच्छी वो सर्विस डिलीवर्ड करने लग जाता है, अच्छे गुड्स वगैरह वो अपने कंज्यूमर्स को, जो भी इसका टारगेट कंज्यूमर्स हैं उनको वो डिलीवर करने लग जाता है। तो इनका सिंपल मीनिंग ये है कि जो भी आप बिजनेसेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस के साथ साथ आप अच्छे सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को आप डिलीवर कीजिए, ताकि आपके कंज्यूमर्स के पास राइट गुड्स एंड सर्विसेज जो उनके लिए क्या कह सकता हूँ मैं, कि उनके लिए जो भी बनाया गया ना गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो उसमें उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा रहे कि हाँ, कि हमें अच्छे सर्विसेज या हमें अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब क्या कहता है कि वी कैन से क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एक्टिविटीज़। अब क्या है कि ये नेट वैल्यू एडेड NVA आप लोग आगे फर्दर भी पढ़ेंगे CIPCC में, जहाँ पे वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और इस तरह के शब्द आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल ये बताना चाहता हूँ कि नेट वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने इकोनॉमी में, अपने अपने देश के इकोनॉमी में कितना नेट वैल्यू ऐड करी है, कितना इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है, ठीक है, वो बोल रहा है बेसिकली। फिर कह रहा है कि ऑन द इनपुट साइड वी रेफर टू मैन, मटेरियल, मशीन्स, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। अब देखिए, जैसे कि मैंने इनपुट की बात करी, तो बिज़नेस क्या है, अगर आप किसी भी कंट्री में अगर बिज़नेस ओपन करते हैं तो ऐसे बिज़नेस स्टार्ट नहीं होगा। आपके पास क्या होना चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए, आपके पास मटेरियल होना चाहिए, आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, राइट। फिर आपके पास प्रॉपर मशीन्स होने चाहिए, फिर आपके पास एक मैनेजमेंट होगी जो उस कंपनी को या उस बिज़नेस को रन करेगी, राइट, एक्सेट्रा। और एज द इकोनॉमिस्ट क्लासीफाई एज द लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप्स। देखिए, लैंड भी बहुत ज़रूरी है, लेबर भी होनी चाहिए, कैपिटल जो पूंजी होती है वो भी बिज़नेस को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट कैपिटल आप बिज़नेस की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, राइट। ये हो गया। फिर एंटरप्रेन्योरशिप्स होनी चाहिए आपके। फिर कह रहे हैं बाय आउटपुट। अब देखिए आउटपुट में क्या क्या चीज़ें निकलेंगी, तो वे रेफर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आउटपुट आप अल्टीमेटली क्या दोगे, अपने कंज्यूमर्स को गुड्स दोगे या सर्विसेज दोगे, राइट, ये दो चीज़ होंगी। फिर कह रहे विद इन गुड्स ऑल्सो वी हैव अ कंज्यूमर गुड्स। अब यहाँ पे देखिए कंज्यूमर गुड्स, फिर प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स, एक्सेट्रा, एसेंशियल गुड्स। अब देखिए गुड्स में भी इतने तरह के टाइप हैं, ये आप आई थिंक मैंने मतलब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा कि गुड्स में भी इतने तरह की वेराइटीज़ होती हैं, राइट। फिर नॉन मेरिट गुड्स लाइक सिगरेट्स वगैरह हो गए हैं, जो भी आप देख रहे हो, जो TCS कंपनी जो सिगरेट्स वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, तो उनके लिए क्या ये नॉन मेरिट गुड्स हो गए। एंड सम ऑफ दिस गुड्स आर नॉन ड्यूरेबल। कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं, राइट, लाइक जो पेरिशेबल हो गए। और सिंगल यूज गुड्स भी होते हैं, एंड सम आर ड्यूरेबल इन नेचर भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ लॉन्ग ड्यूरेबल भी होती है, कुछ शॉर्ट ड्यूरेबल, जैसे जो शॉर्ट होते हैं वो पेरिशेबल होता है, लाइक जो वेजिटेबल्स वगैरह देखते हैं हम, वो पेरिशेबल गुड्स है, राइट, जो कि विद इन अ वीक या विद इन अ डेज हम कंज्यूम करने के लिए या विद इन अ कुछ ही दिनों में जो हम कंज्यूम कर लेते हैं। एंड ड्यूरेबल गुड्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, लाइक अगर मैं किसी फॉर एग्जांपल स्टैचू वगैरह अगर या किसी की मूर्तियाँ, भगवान की मूर्तियाँ वगैरह बेचता हूँ, या कोई भी ऐसे गुड्स हैं जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, ये फ़ोन आप देख रहे होंगे, ये सब सारे क्या हैं, दैट इज़ ये सब लॉन्ग ड्यूरेबल जो गुड्स हैं, राइट, ये सब चीज़ें। फिर देखते हैं नेक्स्ट कह रहे द पर्पस ऑफ एनी इकोनॉमी एक्टिविटी सच एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन इज टू क्रिएट अ सरप्लस ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए, अब ये पर्पस इकोनॉमी का, दैट इज पर्पस क्या है कि पर्पस ऑफ एनी इकोनॉमी एक्टिविटी, जैसे कि प्रोडक्शन करना, किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या चाहिए आपकी, उसकी उस कंट्री की जो भी बिज़नेस वगैरह जो वो फॉर्म कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, उस देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, वो कितना गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं या सर्विस डिलीवर करते हैं, या तो विद इन इंडिया डोमेस्टिक कंट्री में या फिर आउटसाइड द इंडिया, राइट, ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद देखिए अल्टीमेटली पर्पस क्या है, दैट इज टू क्रिएट द सरप्लस और प्रॉफिट, मार्जिन आपको चाहिए और प्रॉफिट ही कमाना है। एंड द सम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कह रहे हैं कुछ और भी नॉन प्रॉफिट NPOs वगैरह हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मे नॉट एम एट द प्राइवेट प्रॉफिट बट दे एम एट अ सोशल बेनिफिट। अब जैसे आपने देखा हो कि NGOs वगैरह जो होते हैं बेसिकली नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका मेन मोटिव क्या होता है, समाज की सेवा करना, ना कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं ये।
इनका मेन पर्पस ही होता है लोगों की सेवा करना, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, क्रिएटिविटी क्या समाज में क्या और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। इनका ये पर्पस नहीं होता कि हमसे बिजनेस रन कर रहे हैं ओनली फॉर मेकिंग सम प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करते, राइट, ये चीज़ है। फिर इसके बाद देखिए, इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस सेवरल डिसीजंस हैव टू बी टेकन, राइट, बहुत सारे डिसीजंस ले जाते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अ प्रोडक्शन यूनिट हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। आपने देखा होगा, अब मैं एग्जांपल्स की अगर बात करूँ यहाँ पे एग्जांपल क्या कह रहा है कि द प्रोडक्शन यूनिट जो था ना हैज़ टू डिसाइड। अब देखिए हर कंपनीज़ में क्या होता है, प्रोडक्शन की डिपार्टमेंट होती हैं, राइट। आप जब आगे सी इंटर में जाओगे या फिर जब आपके आर्टिकलशिप शुरू होकर जब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे, राइट, तब वहाँ पे देखना कि हर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या होता है ना कि प्रोडक्शन यूनिट होती है कि कितना गुड्स हमें प्रोड्यूस करनी है, कितना हमें कितना रॉ मटेरियल है जिससे कि हम अपने गुड्स इतना बनाए ताकि हम कंज्यूमर्स के जो डिमांड है उसको फुलफ़िल कर पाएँ। तो ये प्रोडक्शन जो है पे यूनिट का अल्टीमेटली उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, व्हेन टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस एंड वाई टू प्रोड्यूस, क्यों करना है, राइट। इन द सेम वे फाइनेंस एंटरप्राइज डीलिंग विद द फंड हैज़ टू डिसाइड। अब क्या है कि इन द सेम वे जो फाइनेंस एंटरप्राइज होते हैं डीलिंग विद द फंड्स, उनको डिसाइड करना पड़ता है व्हेन टू रेज फंड। मतलब जो फाइनेंस वगैरह को जो चीज़ें देखते हैं ना, कैपिटल जो बिजनेस की कैपिटल होती है मेनली अल्टीमेटली मैनेजमेंट ही देखती है। ये जो आप देख रहे हो ना जो प्रोडक्शन यूनिट डिसाइड करती है, अल्टीमेटली सब मैनेजमेंट की पार्ट होते हैं जो कि ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो हम आगे फर्दर डिस्कस करते जाएंगे यहाँ पे कि कैसे मैनेजमेंट किन किन कब कब उन्हें डिसीजंस लेना पड़ता है, राइट, ये चीज़ है। अब देखिए फाइनेंस एंटरप्राइज भी क्या है, ये भी अल्टीमेटली कि ये डिसाइड करेंगे कि फंड कहाँ से रेस करें। सपोज अगर मैं एग्जांपल के बता, कोई न्यूली स्टार्टअप कंपनी है, राइट, तो स्टार्टअप कंपनीज आप जानते हो गवर्नमेंट काफ़ी बेनिफिट्स वगैरह इनको मिलते हैं और 10 साल तक की इनकी है कि अगर इनकी प्रॉफिट जो है 100 करोड़ अगर क्रॉस नहीं करती हैं तो ये स्टार्टअप कंपनी कहलाती है। आप इनके क्राइटेरियाज वैसे भी गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, राइट। गवर्नमेंट की इनके टैक्स बेनिफिट्स वगैरह भी मिलती हैं, ठीक है। तो मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मेरा सिंपल ये कहने का मतलब जो स्टार्टअप कंपनीज वगैरह भी होते हैं तो जब वो ग्रोइंग फेज़ में होते हैं अल्टीमेटली उनको बिज़नेस चलाने के लिए पैसे चाहिए होता है। बट पैसा अगर उनको ना मिले, सपोज़ अगर किसी थर्ड पार्टी बोरोवर से, बैंक से या फिर जो भी एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं उनसे अगर उनको पैसा नहीं मिलता तो फिर लास्ट में उन क्या एक रास्ता अपनाते हैं कि चलो अपने इक्विटी मतलब जो अपने जो हमारी कंपनी है उसको हम क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा देते हैं, राइट। तो फंड रेसिंग के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए फिर यहाँ पे क्या है कि वाई टू ये देख रहे थे ना हम कि वेन टू रेज फंड्स, राइट, एंड वेयर टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ दिस फंड्स कि हम पैसे कहाँ से रेज करें, राइट, और पैसे को कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें, इस पैसे को कहाँ हम यूज़ करें। तो अल्टीमेटली सारे डिसीजन जो है ये कंपनी के मैनेजमेंट ही लेते हैं, राइट। अब देखते हैं कि एक तो तुम ये था, फिर उसको कह रहे हैं व्हाट शुड बी द मैच्योरिटी एंड अदर टर्म्स। उस पैसे की मैच्योरिटी क्या रहेंगी, टर्म्स क्या रहेंगे, कंडीशन क्या रहेंगे, लाइक कब इंस्टॉलमेंट देनी है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कितने टाइम पीरियड में पे करनी है, अगर नहीं पे किया तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या लीगल सूट्स वगैरह जो भी लीगल जो भी इसमें लीगल लाइबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो सारे उसमें मेंशन रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इच डिसीजंस प्रॉब्लम represents an area of choice, ठीक है, and it is suggested that economics is a discipline which is helpful in analyzing the rationality and optimality of given choice। कह रहे it is suggested that economics is a discipline, right, and which helpful in analyzing the rationality and optimality as given choice। ultimately आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सोच समझ करके डिसीजंस लेना है कि कहाँ से पैसे मुझे लाने हैं, कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, क्यों करना है, कब करना है। ये सारे चीज़ें आपको अपने ठंडे दिमाग से सोच करके डिसीजंस मेकिंग प्रॉपर एनालिटिकल प्रॉपर मार्केट को समझ करके जिस भी एरियाज़ में आपके बिज़नेस हैं या फिर जिस भी सेक्टर में अपने बिज़नेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसके हिसाब से चीज़ों आपको सोच करके ही आगे ये सब सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, राइट। तो बेसिकली ये एक सिंपल मीनिंग था कि क्या बिज़नेस होता क्या है। तो ये इस तरह की चीज़ें हमने थोड़ा एक देखा, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एट दिस स्टेज वन मस्ट नो व्हाट इकोनॉमिक इज ऑल अबाउट। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हो कि अल्टीमेटली बिजनेस है क्या, राइट। अब देखते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट। व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट कह रहा है द इकोनॉमिक ऑज इट ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड, राइट, हाउस होल्ड।
टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वाज नोन एज द पॉलिटिकल इकोनॉमी। पहले क्या 19th सेंचुरी में जाना जाता था कि इकोनॉमिक्स का मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। And the book name an inquiry into the nature and cause of the wealth of nation, usually abbreviated the wealth of nations by Adam Smith। एडम स्मिथ के बारे में आप थोड़ा गूगल वगैरह कीजिएगा। बेसिकली ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने की अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के ऊपर पहला बुक इन्होंने अपना द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक पब्लिश करी थी, बुक लिखा था इन्होंने। तो ये काफ़ी जाने माने अर्थशास्त्री थे जिनको पूरी एक समझ अर्थव्यवस्था की थी अच्छे से। तो इसके बारे में यहाँ रेफरेंस दी हुई है। इज़ द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। बिफोर we start the meaning of business economics, it is important for us to understand what economics is about, and for this consider the following situation, right। अब देखिए, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल आप पढ़िए। इट इज़ योर बर्थडे and your mother gives you 1000 rupees as a birthday gift, right? And you are free to spend the money as you like. What will you do? You have many options before you, such as like option number 1, you can give a party to your friends and spend the whole money on them, right? या तो आपकी मम्मी ने अगर आपको बर्थडे गिफ्ट के तौर पे 1000 रुपये दी है ना, या तो आप क्या कीजिएगा कि दोस्तों के साथ पार्टी कीजिएगा और सारा का सारा मनी स्पेंड कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है कि दैट इज़ यू कैन बाई योर सेल्फ अ ड्रेस 1000 रुपीज़ का, आप कोई कपड़ा खरीद सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है कि यू कैन गो फॉर द मूवी एंड ईट इन रेस्टोरेंट ऑफ योर चॉइस। मूवी देखनी चाहिए, जो आपका मन पसंद है वो खाइए, लेकिन ये सब होने वाला 1000 के अंदर में, राइट। फिर ऑप्शन नंबर 4 बोलता है दैट इज यू कैन बाई योर सेल्फ अ बुक एंड सेव द रेस्ट ऑफ मनी। ऑब्वियसली 1000 रुपीज़ आपको बुक्स अगर 200-400 रुपये मिल रहे हैं तो भी आपके 500-600 रुपये बचेंगे, सेव होंगे। तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे कि व्हाट डू नोटिस, आपने नोटिस क्या करा, तो यू हैव मेनी ऑप्शंस बिफोर यू। सबसे पहली चीज़ तो है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, जहाँ भी रह रहे हैं आप ये देखिए आपके पास 1000 रुपये था, आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे एकदम चीज़ों को बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ, राइट, ताकि आप थोड़ा बहुत लिंक कर पाएँ कि चीज़ें एक्चुअल जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, राइट। देखिए, अब गिवन अ चॉइस यू वुड लाइक टू स्पेंड not only on your friends but would also like to go for a movie, eat in a restaurant, buy a dress and books and save some money। तो अल्टीमेटली ये एग्जाम्पल तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अल्टीमेटली आपके पास 1000 रुपये बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए सिर्फ क्या 4 ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है। हाउएवर यू कैन नॉट हैव ऑल ऑफ देम एट द सेम टाइम। ये बोल रहे हैं कि आप चारों को एक बार में कंज्यूम, मतलब 1000 में चारों नहीं कर सकते हैं। आपको या तो प्रोपोर्शनेटली कुछ पैसा लगाना पड़ेगा अलग जगह पे, मतलब लाइक कुछ पैसे यहाँ लगाए, कुछ वहाँ लगाए, कुछ वहाँ लगाए, या फिर किसी एक में लगा। लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि चारों ऑप्शन में से आप क्या कर सकते हैं, 1000 रुपये किसी एक में ही लगा सकते हैं, राइट। अब ये देखिए, फिर वाई, बिकॉज यू हैव ओनली 1000 रुपीज़ विद यू एंड हैड योर मदर गिवन यू 2000 रुपीज़ यू माइट हैव सेटिस्फाइड मोर। अगर आपकी माँ ने अगर आपको 2000 रुपये दिए रहते तो आपको लगता है कि नहीं, जो मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 भी मैं कर सकता था। फिक्र है, बट शी हैज़ नॉट, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। नाउ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ डिलेमा एज टू विच ऑफ द अबव ऑप्शंस टू चूज। यू विल हैव टू गो, देखिए आपकी मम्मी ने कितना दिया, 2000 रुपये दिया, ठीक है, मतलब 1000 रुपये दे, बट 2000 दिया नहीं, ताकि आप 1000 में ही आपके पास क्या है कि आपको 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस लेना है। कह रहे नाउ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ डिलेमा एज टू विच ऑफ द अबव ऑप्शंस टू चूज़। आप एक डिलेमा फंस गए कि भाई कैसे ऑप्शंस में चारों में से कौन सा लूँ, क्योंकि आपको ये भी करना हो सकता है, आप पार्टी दोस्तों के साथ मना सकते हो, आपको हो सकता है ड्रेस लेना, आपको हो सकता है रेस्टोरेंट में खाना खाना हो, मूवी देखना हो, ठीक है। आपको ऐसा भी हो सकता है नहीं मैं एक किताब खरीदूँ और बाकी पैसों को मैं सेव कर लूँ, राइट। तो इस तरह की चीज़ है। फिर कह रहा व्हाट डू यू डू, क्या करोगे, एंड यू इवैल्यूएट द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड चूज़ द वन दैट गिव्स यू द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन। अब आप इसमें से भी क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे कि 4 ऑप्शन में मुझे कौन सा ऑप्शन है जो मेरी सबसे प्रायोरिटी पे होगी।
कि नहीं यार मुझे जो है मुझे 1,000 रुपये मिला तो मैं मूवी देखूंगा और दोस्तों के साथ ही मतलब जाऊंगा मूवी देखने के लिए, उनके साथ कुछ खाऊंगा। तो एक तो ऑप्शन ये है, मतलब इनमें से कोई भी आपको देखना है। फिर आप देखोगे कि सिमिलर डिलेमा इज़ फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल, एवरी सोसाइटी एंड एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए बट आपके पास क्या है, 1,000 रुपये ही है। तो आपके पास आप डिलेमा में फंस गए कि यार परेशान हो गए कि 1,000 रुपये मैं कहाँ कहाँ पे स्पेंड करूँ। तो सेम एज ये कहना चाह रहा है कि किसी भी कंट्री की किसी भी कोई भी लोग, कोई भी इंडिविजुअल, सबके साथ यही प्रॉब्लम चल रही है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं बट उनके पास क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। मैं आपको एक सिंपल वे में बोल रहा हूँ कि हम करने को मैं बहुत कुछ करूँ, लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास उतने रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए करने के लिए। मुझे हो सकता है मुझे महंगी लग्जरी कार खरीदना हो, आलीशान घर खरीदना हो, अच्छे कपड़े पहनने हो, घूमने जाना हो, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अल्टीमेटली मेरे पास ये भी तो देखना पड़ेगा मेरे पॉकेट में पैसे कितने हैं। तो जब मेरे पास पैसे ही कम है तो फिर मैं उतनी चीज़ें नहीं कर सकता ना। तो मैं उन चीज़ों को करूँगा जो मेरे लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा और क्या प्रायोरिटी में मुझे लेनी चाहिए, राइट। कि अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, अगर मुझे बुक्स खरीदूँ मैं, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, किताब पढ़ना पसंद है, मैं बुक्स को बाई करूँगा और रेस्ट ऑफ द मनी सेव करूँगा। हो सकता है उस पैसों को मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ। तो ये चीज़ सबका इंडिविजुअल अपना पर्सपेक्टिव है। तो सेम जो प्रॉब्लम से फेस मैं कर रहा हूँ वही सारे कर रहे होंगे, या फिर जो और कर रहे हैं वो सब हम कहीं ना कहीं करते हैं, या आप लिंक भी कर पा रहे होगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एंड सिंस वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग we want with the resources we have, and we are forever forced to make choices, and therefore we choose to satisfy only some of our wants, leaving many other wants unsatisfied। कोई एक चॉइस करेंगे, बाकी का बाकी हम सारा क्या छोड़ देंगे, मतलब उसको हम उससे अनसेटिस्फाइड ही रहेंगे कि ये चीज़ हमें मिली नहीं। ये देखिए, ये अल्टीमेटली एग्जाम्पल्स का वो था कि आप अल्टीमेटली समझो कि आपके पास भले ही ऑप्शंस बहुत सारे हो बट आप कुछ लिमिटेड ऑप्शंस को ही चूज़ कर सकते हो, सबको नहीं कर सकते। अब देखिए फंडामेंटल फैक्ट इसका क्या है, ये रीज़न क्यों है। अल्टीमेटली रीज़न ये है कि ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स। आपके पास अनलिमिटेड वांट्स, आप ये करना चाहते हो, आप वो करना चाहते हो, आप ये भी करना चाहते हो, वो भी करना चाहते हो। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड वांट्स, हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जब हमें लगता नहीं हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पैसे कम हैं, या इस चीज़ को हम इतना ही कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हम वहीं पर रुक जाते हैं फिर। एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्कार्स। तो जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं ना, जो चीज़ हम करना चाहते हैं बट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली क्या है, उसको हम स्कार्स बोल रहे हैं, उसकी कमी बोल रहे हैं कि नहीं वो चीज़ हम कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं, लेट अस नाउ एग्जाम्पल व्हाट इकोनॉमिक्स स्टडीड अबाउट। Economic is the study of processes by which relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human being in a society। अब समझ गया होगा कि इकोनॉमिक क्या है, अल्टीमेटली एक तरह की स्टडी तो है जो हमें बताता है कि जो रिलेटिवली स्कार्स ऑफ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द कंपनी अनलिमिटेड वांट्स। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो कि अनलिमिटेड वांट्स को क्या कर रहे हैं, आपको कैसे बांटना है। आपके पास लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड सोर्स को मैं कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स में क्या करूं, एलोकेट करूं, जिससे कि मेरा जो रिसोर्सेज है वो सही ढंग से यूटिलाइज हो पाए। अब ह्यूमन बीइंग पे अगर हम देखें सोसाइटी में, तो हमारे अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, तो उनको पूरा करने के लिए क्या हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, नहीं है, हमारे पास ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे एलोकेट करें जिससे कि ह्यूमन के अनलिमिटेड वांट्स जो है उनको हम धीरे धीरे करके पूरा किया जाए, है ना, ये बोल रहा है। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स द अवेलेबल रिसोर्सेज विल एफिशिएंटली यूज्ड व्हेन दे आर एलोकेटेड टू देयर हाईएस्ट वैल्यू यूज। मैंने बोला ना आपको कि आपके पास अगर जब भी कोई चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जब भी आपके पास कोई लिमिटेड सोर्स होता है तो आपको अगर एलोकेट करना हो, उसे बांटना हो, तो आप क्या करते हो, बहुत हिसाब से सोच समझ के स्टडी करके ही उन चीज़ों को क्या करते हो, एलोकेट करते हो, जिससे कि जितना उस वांट मतलब जो चीज़ आप चाहते हो उसमें जितना रिसोर्सेज उनके लिए ज़रूरी है उतना ही उसमें एलोकेट करते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि इकोनॉमिक इज दस द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म द स्कार्स रिसोर्सेज इनटू द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द मोस्ट प्रेसिंग ऑफ आवर इनफाइनाइट वांट्स, एंड
हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दिस गुड्स एंड सर्विसेज अमोंग आवर सेल्व्स। वही बात है जो मैंने आपको डिस्क्राइब करी है। फिर कह रहा है कि this definition of economics with the narrow focus on using relatively scarce resources to satisfy the human wants is the domain of modern neoclassical microeconomic analysis. Despite being correct, it is incomplete as it brings to our mind the picture of our society with the fixed resources, skills, productive capacity, deciding on what specific kind of goods and services it ought to be produced with the given resources and how they ought to be distributed among the members in a society of the society. And however, two of the most important concern of modern economics are not fully covered by this concept. अल्टीमेटली लास्ट में इसने बोल ही दिया, टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या है जो कि नॉट फुली कवर्ड इन बाय दिस कंसेप्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप तो जस्ट एक बेसिक लेवल पर पढ़ रहे हो और बेसिक लेवल पे चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है और ये काफ़ी वाइड है। इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे की एरियाज़ को देखने पड़ेंगे, हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, तब जाकर के चीज़ें हमें और ज़्यादा क्लियर होंगी, राइट। तो जितना हो सके मैं चीज़ों को पढ़ के बताऊँगा, जितना मैंने अंडरस्टैंडिंग करी अब तक की वो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो गाइज बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। on the one hand we find that productive capacity of modern economy has grown tremendously। आप जैसा आपको अगर मैं सिंपली बताऊँ मॉडर्न इकोनॉमी क्या है, अल्टीमेटली आज आप देख रहे होंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उनकी कितनी डिमांड हो गई मार्केट में। आप हर जगह न्यूज़, मतलब न्यूज़ क्या अपना मतलब कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कैसे वो लोगों की जगह ले रहे हैं। मशीन लर्निंग्स कितनी एडवांस हो गई है, कितना आईटी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल रहे हैं, उनको ले ऑफ वहाँ काफ़ी ज़्यादा चल रही है, उनकी एट्रिशन रेशियो काफ़ी हाई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हमारी इकॉनमी इतनी ग्रोइंग अभी फेज़ में है कि जब तक आप में एक अलग से स्किल्स ना होना तो फिर आप हो सकते हो कि मशीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाओ। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, लोग पहले कोडिंग करते थे, हालांकि अभी भी करते हैं, लेकिन जो बेसिक्स कोडिंग है या फिर जो आपको लग रहा है कि ऐसी कोडिंग जो उतनी एडवांस नहीं है, तो वो आज के डेट में मशीन कर रही हैं। वो आपकी जो चैट जीपीटी वगैरह कर रहा है वो उनसे भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे कोडिंग वगैरह आप उनको दे करके कोडिंग्स अच्छे से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक वॉइस रिकॉर्डिंग में मशीन्स की अच्छी से यूज़ होने लग गई हैं। कल ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि मोदी जी तमिलनाडु के कुछ लोगों को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उस केस में जो भी वो हिंदी में कह रहे हैं ना, तो वो एआई जो है उनको कन्नड़ में कन्वर्ट करके तमिलनाडु की जो उनकी अपनी ओन लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, उनमें कन्वर्ट करके उसे उन्हें सुनाया जा रहा था। तो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई। पहले एक इंटरप्रेटर रखते थे कि वो हिंदी से उस लैंग्वेज में, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उनको बताएंगे, बट आज के डेट में वो सारी चीज़ें मशीन कर रही है। तो ये चीज़ें इतनी हम एडवांस होते जा रहे हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं। फिर कह रहा है कि पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स हैव इंक्रीज्ड। तो ये चीज़ अब देखिए, पॉपुलेशन लेबर फोर्सेस हैव इंक्रीज्ड। अब पॉपुलेशंस लेबर फोर्सेस ये भी इंक्रीज होती जा रही हैं। एंड द न्यू रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल हैव बीन डिस्कवर्ड, न्यू एंड बेटर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैव बीन मेड अवेलेबल ऑन फार्म्स एंड इन इट्स फैक्ट्री एंड माइंस। तो ये चीज़ आप देख ही रहे हो कैसे पॉपुलेशन डे टू वाइज बढ़ रही है, जो लेबर की फोर्सेस है वो भी इंक्रीज हो रही है, न्यू रिसोर्सेज ऑफ मटेरियल हैव बीन डिस्कवर्ड किए जा रहे हैं। क्यों किया जा रहा है ये सब, अल्टीमेटली बहुत बड़ा क्वेश्चंस है। क्योंकि जब देख रहे हैं कि पॉपुलेशंस बढ़ रही है, लोगों के कंजम्पशंस बढ़ रहे हैं, उनके डिमांड्स बढ़ रहे हैं, तो डिमांड्स बढ़ने के लिए, और डिमांड्स भी क्या है कि डिमांड उनकी वैरायटी ऑफ डिमांड्स हैं, तो उन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए आपको न्यू रिसोर्सेज को डिस्कवर करने पड़ेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो आपके चिप वगैरह हैं, जो मोबाइल में चिप लगते हैं, तो उनकी भी डिमांड पूरे वर्ल्ड वाइड में है। तो उनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, तो उनकी अगर हमारे कंट्री में अगर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो वो चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। और जब आप देखते हो कि जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, आपने फिस्कल डिफिसिट का आई थिंक नाम सुना होगा,
कि जब भी हमारा इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है ना, तो वो हमारे फिस्कल डिफिसिट हो जाते हैं, मतलब हम अपने नेगेटिव में चले जाते हैं। एक्सपोर्ट करते तो हमारे पास क्या आएगा, फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन करेंसीज आएंगी, और इंपोर्ट अगर हम करते हैं तो हमको फॉरेन करेंसीज में ही पे करनी पड़ती हैं। तो जब भी अगर हम, इसीलिए आइडियल मतलब इसीलिए सूटेबल ये होता है कि लाइक कि हम अपने कंट्री में ही रिसोर्सेज को डिस्कवर करें कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनसे कि हम अपने कंज्यूमर्स के, जो अपने लोग हैं हमारे यहाँ, लेबर्स हैं, जो पॉपुलेशन है, उनकी डिमांड को कैसे हम फुलफिल कर सकें, राइट, ये चीज़ें। And the new and better plant and equipment have been made available on the farms and factories and mines में होने चाहिए। बेटर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स होना क्यों ज़रूरी है? बेटर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स करोगे तो आपकी सर्विस में क्वालिटी अच्छी आएगी, आपके गुड्स एंड जो भी सर्विसेज हैं उनमें क्वालिटी आप अच्छे से कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकते हो, right? And not only has a quality of available productive resources increased, their quality has also improved and substantially। क्योंकि प्लांट और मशीनरी आपके अगर रहेगी तो आपकी क्वालिटी में मतलब सब्सटेंशियली इम्प्रूवमेंट दिखेगी, राइट। एंड बेटर एजुकेशंस एंड न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स हैव बिन रेज्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फोर्सेस। तो जितना ज़्यादा आपकी एजुकेशंस की क्वालिटी अच्छी रहेगी ना, तो जो भी न्यू एक्वायर्ड स्किल्स वगैरह हैं, लाइक आज के डेट में अल्टीमेटली जो प्रधानमंत्री जी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि हम बाहर से इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। और हम एक्सपोर्ट कब ज़्यादा कर सकते हैं? एक्सपोर्ट हम तभी ज़्यादा कर सकते हैं जब हमारे पास एक हम क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो हमारे यहाँ। अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, चाइना सबसे ज़्यादा गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करते, तो उनके यहाँ वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं, वो उनके प्रोडक्ट पूरी दुनिया पे छाया हुआ। आप जो भी फ़ोन्स वगैरह देखते हो, जिनकी एंड्रॉयड फ़ोन्स वगैरह, सबसे ज़्यादा उनकी मार्केट शेयर चाइना की ही है भारत में। तो हम क्यों ना अपने स्किल्स को डेवलप करें, अपने एजुकेशंस की क्वालिटी को हाई रखें, ताकि जो हमारे मेन फोर्स हैं, जो हमारे लेबर फोर्सेस हैं, उनको काम करना आए ना, कि भाई हाँ ये गुड्स ऐसे बनाई जाती हैं, उनको स्किल्स पता हो, ताकि हम अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर पाएँ। जब हम अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हमारे जो भी स्टार्टअप कंपनीज़ होती हैं या जो भी मैन्युफैक्चरिंग जिसने हमने खोली हुई है, तो वो अच्छे गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो वो उससे क्या होगा कि हम गुड्स को अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हम किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंसी हमारी नहीं होगी। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा कि हमारे कंट्री में कैसे पीपीई किट की और एक मास्क की कितनी स्कार्सिटी हो गई थी, कितनी कमी हो गई थी, लोग ब्लैक में बेच रहे थे। लेकिन आज के सिनेरियो में क्या है कि जो निचले वर्ग के जो उद्योग हैं, जिसको आप एमएसएमई के नाम से जानते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट, या माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होते हैं, ये क्या होता है, छोटे लेवल पे चीज़ों को प्रोड्यूस करते करते आगे ग्रो करते हैं। तो आज के डेट में पीपीई किट का हम भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन चुके हैं। हम मास्क एंड जो पीपीई किट है, हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे मतलब क्वांटिटीज़ में एंड क्वालिटीज़ में क्या प्रोड्यूस की जा रही हैं, ताकि ये चीज़ें हम बाहर उन देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो उतने समर्थ नहीं हैं, जिनके यहाँ उतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि उनको भी ये सब चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है कि हम एक एक्सपोर्ट वाइज कंट्री बने, ताकि हम अपने गुड्स को अच्छे से एक्सपोर्ट करें बाहर पूरी दुनिया में, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को क्या मिले, बूस्ट मिले। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमसे कि हमारे पास क्या आती है, फॉरेन करेंसी आती है, और जब हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा, हमारा फॉरेक्स का जो रिज़र्व है वो बढ़ेगा, और जब फॉरेक्स का रिज़र्व बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे रुपीज़ की वैल्यू हैं वो क्या होंगे, वो भी इंक्रीज़ करेंगे, राइट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने देखी। अब देखिए यहाँ पे, अब हम नेक्स्ट कहाँ पे थे, बेटर एजुकेशन, न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स हैव रेज्ड the productivity of labor forces and has led to the discovery of completely new kind of natural resources such as the basically shale gas, new alternative greener sources एनर्जी सच एज सोलर एंड विंड पावर। आज की डेट में अगर मैं आपको कुछ हालांकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा मार्केट में भी है, स्टॉक मार्केट वगैरह में भी। तो गाइस, जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ आजकल की जो पावर सेक्टर है, राइट, वो काफ़ी बूस्ट कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हैं, जो ये भी सेक्टर्स काफ़ी बूम कर रहे हैं। जो भी कंपनीज वगैरह जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ये एक इकॉनमी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करते हैं ये सब चीज़ें। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे देखिए कि
जैसे कि शेल गैस हो गया एंड द टू अल्टरनेटिव ग्रीनर सोर्सेस हो गए हैं, एनर्जी सच एज सोलर एंड द विंड पावर। तो कुछ ऐसे कंपनीज वगैरह हैं, लाइक आपने अडानी का नाम सुना होगा, गौतम अडानी जी। तो उनका बहुत ही बड़ा बड़ा प्लांट सोलर एंड विंड पावर में है, राइट। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब ना इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, ऑन द अदर हैंड वी नो दैट रिजल्टिंग ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड इनकम हैज़ नॉट बीन स्मूथ। मतलब हम ये भी जानते हैं कि जो ग्रोथ एंड प्रोडक्शंस या इनकम वगैरह होता है वो स्मूथली चलता भी नहीं, अप्स एंड डाउन चीज़ें चलती रहती हैं। कोई भी चीज़ अप ट्रेंड में नहीं होता, वो अप डाउन अप्स एंड डाउन ये सब चीज़ें में चलती रहती हैं, राइट। And there have been periods in which the output not only failed to grow but also actually declined sharply. Global financial crisis 2007 and corona pandemic 2017. आपने देखा होगा, दैट इज़ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, आप लोग आई थिंक पता होना हो, एंड कोरोना ये तो आपने ऑब्वियसली देखा ही होगा। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 में आया था, जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी ग्लोबल लेवल से, जब यूएस में जब ये हुआ था। तो उस समय का क्या था कि आई थिंक लेमन ब्रदर्स का ये केस था कि कैसे वहाँ की जो एक इन्वेस्टमेंट बैंक है पूरी बैंकरप्ट हो गई थी, जिससे कि पूरा का पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिससे कि ये पूरा वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ा इसका, ठीक है। हम आगे ये भी समझेंगे इकोनॉमी हमारी सेपरेट इकोनॉमी नहीं है, सारी इकोनॉमी, सारी वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो भी चीज़ें हम आगे के चैप्टर्स में समझेंगे, राइट। फिर कह रहे हैं कि इस पीरियड में क्या हुआ कि जो भी फैक्ट्रीज हैं, वर्कर्स हैं, अदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज वगैरह हैव बीन रिमेन आइडियल ड्यू टू द इनसफिशिएंट डिमांड। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि इनके जो भी फैक्ट्रीज हैं, वर्कर्स हैं, अदर जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे आइडियल पड़े रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड उस समय जनरेट होना बंद हो गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, क्योंकि लोग बैंकरप्ट हुए बहुत सारे। क्योंकि जब जिन लोगों ने मार्केट में पैसा लगाया, अल्टीमेटली जब आप पूरा चेंज समझोगे ना, होता क्या है कि सपोज़ अगर मैंने अगर 100 रुपये अगर स्टॉक मार्केट में लगाया ना, तो 100 रुपये मैंने कहाँ डाल दी, इकोनॉमी में 100 रुपये लगाए। स्टॉक मार्केट को आप समझ लिए कि एक इकोनॉमी का बहुत ही बड़ा हब है, जिसमें सबसे ज़्यादा करेंसीज की, सबसे ज़्यादा कैश की, वर्चुअल जो कैश है उसकी फ्लोज होती हैं, राइट। और सब ये एक दूसरे से बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। तो किसी भी कंट्री का आज के डेट में उसके स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा कैश फ्लोज का एक बहुत बड़ा एक हब है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा करके समझिए। तो उस समय जब उस समय जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी ना, तो स्टॉक मार्केट काफ़ी ड्रास्टिकली डाउन हुआ था, जिससे कि क्या हुआ था, लोगों के सारे पैसे डूब गए। अब जब डूबे, उनके पास पैसा नहीं था, जब पैसा नहीं था तो वो किसी चीज़ का डिमांड कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब इंसान के पास जब पैसा रहता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, उनके वो जो आपने पढ़ा ना ऊपर, अनवांटेड वांट्स, वही चीज़ है कि अल्टीमेटली आपके पास, कंज्यूमर के पास पैसा है, कंज्यूमर के पास 10 ऑप्शंस खुल जाते हैं कि मुझे ये भी खरीदना, वो भी लेना, ये भी लेना। लेकिन जब उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो उनकी डिमांड ख़त्म हो जाती है, वो फिर उस समय एक्सपेंसेस नहीं करते, जो भी उनके पास पैसा पड़ा रहता है उसको बहुत ही सोच समझ के वो यूज़ करते हैं, ये चीज़ है। अब देखिए, कह रहा है कि इकोनॉमिक्स देयरफॉर कंसर्न इटसेल्फ नॉट जस्ट विद द क्रूशियल कंसर्न्स ऑफ हाउ नेशंस एलोकेट its scarce productive resources to various users. It also deals with the processes by which the productive capacity of these resources is increased and with the factors which in the past and have led to the sharp fluctuations in the rate of utilization of these resources. फिर कह रहा है, in one day to day events we come across the several economic issues, changes in the, like जैसे कि changes in the price of individual commodities as well as the general price level, economy की prosperity and high standard of living of some countries despite general poverty, a poor standard of living in others, and some firms making extraordinary profit while other close down etc. तो कहने का मतलब जो इकोनॉमी में बहुत सारे ना चेंजेस आते हैं, लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, आपके चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे तो बहुत कम दिया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, लाइक द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज़। जो इंडिविजुअल के कमोडिटीज़ उनमें प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। कैसे प्राइस में चेंजेस कब आते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जब भी डिमांड एंड सप्लाई में जब चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, तो जब कस्टमर की डिमांड इंक्रीज होती हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा रहता है। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो गुड्स के प्राइस क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे। तो चेंजेस इन प्राइस और अप्स एंड डाउन समझ गए ना आप, हाँ।
एज वेल इन जनरल प्राइस लेवल पे भी इकोनॉमी की प्रोस्पैरिटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सम ऑफ द कंट्रीज डिस्पाइट जनरल प्रॉपर्टी पॉवर्टी एंड पुअर स्टैंडर्ड। मतलब आपने सुना होगा अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। एंड सम फॉर्म्स मेकिंग, ये तो हो गया ना, ठीक है। एंड सम फॉर्म्स मेकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट वाइल अदर्स क्लोज डाउन। वही मैंने बताया ना कि कुछ फॉर्म्स होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता, उनको फंडा पता चल जाता है ना कि इस तरह के स्लो डाउन हो गई इकोनॉमी में उनको क्या स्टेप्स लेने हैं, ग्रोइंग फेज में क्या स्टेप्स करने हैं। जैसे कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट पूरा नीचे धड़ाम हुआ, उसमें भी बहुत लोगों ने करोड़ों खरबों खरबों रुपए बना लिए, अरबों अरबों रुपए बनाए होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2007 की जो क्राइसिस देखी ना, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा एक लर्निंग लेसन रहा है। तो सेम चीज़ जब पैंडेमिक में हुआ, कोरोना पीरियड में हुआ, तो उन्होंने मार्केट के गिरने के वजह पूरी दुनिया हाहाकार मचा रही थी कि हम लुट गए, हम लुट गए, हम लुट गए। तो उस केस में क्या है कि वो लोग भी पैसा उस समय कमा रहे थे। तो ये गाइज तभी चीज़ों को बहुत समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स पढ़ना, बिजनेस इकोनॉमी, आप इसको एक सब्जेक्ट की तरह मत लीजिए। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक अवेयरनेस, आपको भले अभी लग रहा हो, लेकिन जब आप इंटर पास करोगे, फाइनल में जाओगे या फाइनल क्वालिफाई करोगे, जब आप धीरे धीरे, जब आपके हाथ में पैसे आएंगे, आपको लगेगा कि पैसे मेरे को कहाँ लगाने चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, तो वो जब चीज़ों का आप समझोगे, हो सकता है अभी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा भी लगाते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी और ये आप धीरे धीरे अच्छे से उसको समझो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। ये अब देखिए, इकोनॉमिक्स देयर फॉर कंसर्न इट सेल्फ not just with the crucial concern of how a nations allocate its resources, productive resources, to various uses. It also deals with the processes by which the productive capacity of these resources is increased, and with the factor which in the past and have led to the sharp fluctuation in the rate of utilization of the resources. मतलब सिर्फ allocation of resources ही नहीं होता, आपको अल्टीमेटली देखना है कि इसमें कि किस तरीके से हमें कहाँ इंक्रीज़ करनी है, कहाँ पर डिक्रीज़ करनी है। और दूसरी चीज़ में क्या होता है, शार्प फ्लक्चुएशंस भी आती हैं। अब यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज, जब भी मार्केट्स में अप्स एंड डाउन होंगे, या फिर किसी दूसरी अर्थव्यवस्था, किसी दूसरे कंट्री की अर्थव्यवस्था में अगर कोई प्रॉब्लम अगर होती है, उससे हमारे अर्थव्यवस्था में क्या इम्पैक्ट पड़ेगी, तो हमारे ऑटोमेटिकली जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं, हम उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब देखिए, एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये तो हो गया ना। अब यहाँ पे है क्या, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक विल इनेबल अस टू डेवलप एन एनालिटिकल अप्रोच दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इशूज़। आपको इकोनॉमी स्टडी क्या बताता है, आपको इनेबल करता है, डेवलप एन एनालिटिकल अप्रोच, आपको एक एनालिटिकल अप्रोच देता है कि कैसे मैं समझूं इसको, कैसे एनालाइज करूं वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज़। क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज़ को एक या दो नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई भी ऐसी घटनाएं जब घटती है ना, जिसका रिलेशन फाइनेंस से हो या किसी भी चीज़ से हो, तो उसमें देखा जाता है कितने सारे फैक्टर्स उस इवेंट को, उस घटना को होने में कितने सारे फैक्टर्स ने अपना अपने योगदान दिया है, राइट। इस तरह की चीज़ें। and it would also provide with the number of models and framework that can be applied in a different situation। तब उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे हमें मॉडल्स को, थ्योरीज को, उसमें हम क्या करते हैं, हमें अप्रोच लगानी पड़ती है, वो सब मॉडल को हमें यूज़ करना पड़ता है कि हाँ इस सिचुएशंस में ये मॉडल क्या काम करेगा, इस सिचुएशन में ये मॉडल क्या काम करेगा, लाइक दैट। फिर देखिए, फिर कह रहा था टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स assist in choosing the best course of actions from among the different alternative course of actions available to the decision maker। तो जो decision maker होते हैं वो मल्टीपल ऑप्शंस में से चूज करते हैं कि हाँ भाई, सपोज अगर मेरे पास 100 ऑप्शंस है तो मैं इसमें से चूज करूँगा ये 5 ऑप्शंस हैं जो कि मेरे इस सिचुएशंस में फिट होते हैं, तो मैं उन्हीं चीज़ों का यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ठीक है। एंड हाउ एवर इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर दैट द मोस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेचर। क्या है, कॉम्प्लेक्स नेचर एंड अफेक्टेड बाय द सेवरल फोर्सेस which are rooted in economics and other in political setup, social norms, etc. The study of economics cannot ensure that all the problem will be appropriately tackled, है ना। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर, आपको ये इंश्योर भी नहीं करता कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कर लोगे या शॉर्ट आउट कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे लगाऊँ ताकि जिसका इम्पैक्ट क्या हो, कम से कम हो। But without a doubt, it would enable a student to examine the problem in its right perspective and would help him in discovering suitable measures to deal with the same।
ये देखिए ये गिवन है यहाँ पे इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स क्या क्या है, एंड्स मेन। अब यहाँ देखिए दो तरह के एंड में क्या होगा, एक तो अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, ग्रेडेड प्रायोरिटाइज्ड होते हैं, मीन्स में लाइक लिमिटेड ऑल्टरनेटिव यूसेस। अब ये स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस हैं, ठीक है। अब ये आपको धीरे धीरे नीचे समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे। तो अब आते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। कह रहा है हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, let us now understand what business economics right is, and for this consider the following situation। अब देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सिचुएशन दिया हुआ है कि मिस्टर जी रामामूर्ति द CEO of Worldwide Food Limited on completion of his presentations turned to his board of directors and raised a question, well ladies and gentlemen, what you say, shall we go into the soft drink business। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो मैनेजमेंट की बोर्ड BOD हैं, वो क्या अपनी प्रेजेंटेशंस में दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन उन्होंने रेस किया कि क्या हम सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में जाएं। तो गिव अस सम टाइम, किसी ने बोला सर गिव अस सम टाइम सर, एंड रिमार्क्ड स्वामीनाथन बोला सर हमें कुछ टाइम दीजिए, हम आपको बताते हैं। And you are asking us to approve a major decisions which will have a long term impact on the direction of the company। आप हमें पूछ रहे हैं कि हम आपको एक अप्रूवल दें जिससे कि जो आप मेजर डिसीजंस लेने जा रहे हो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा हमारे कंपनी पे। अब ये क्या बोल रहा है देखो, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न फॉर द कंपनी बट नाउ द टाइम हैज़ फॉर अस टू एक्सपेंड आवर बिजनेस। सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट इज ग्रोइंग फास्ट एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू आवर कोर बिजनेसेस फूड राइट, आंसर्ड रामामूर्ति। मतलब रामामूर्ति ने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था वही बोल रहा है कि मैं समझ रहा हूँ कि कंपनी का अल्टीमेटली कोर बिजनेस क्या था, कि वो कोर बिजनेस से रिलेटेड जो सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस ये ओपन करने जा रही है इनके कोर बिजनेस से रिलेटेड ही है। और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक लोग काफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं तो ये काफ़ी डिमांड में है ना। बट द कॉम्पिटिशन फ्रॉम वाइट सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड जो कि कॉम्पिटिटर है एंड ब्लैक नेक्टर लिमिटेड इज टफ। कॉम्पिटिशन्स भी हैं क्योंकि दो प्लेयर ऑलरेडी हैं वहाँ पे, एंड दे हैव ऑलरेडी इनटू द बिजनेस फॉर 4 years राइट। वो काफ़ी सालों से इस बिजनेस में है। एंड रिमार्क्ड अनदर बोर्ड मेंबर को दूसरा मेंबर बोल रहा है, दैट इज़ राइट बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट द स्टैटिस्टिक्स हाउ दैट देयर इज स्टिल रूम फॉर द ग्रोथ इन द मार्केट। हमें ये बोलना भी नहीं चाहिए कि मार्केट में सबकी एंट्री होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो कॉम्पिटिशन हाई होगी। जब कॉम्पिटिशन हाई होगी तो गुड्स जो है उनकी क्वालिटी, उनकी प्राइस अच्छे लेवल पर कस्टमर के पास जाएंगे। And also good food business is near maturity, replied Ramamurthy. Don't forget that even the Swati Food tried entering into the soft drink market and failed miserably, remarked Ashok Agarwal, another board member. Moreover, the projections you are showing are based on the last 10 years data. And what is the guarantee that the trend will continue? He questions. उस पे क्या है देखिए। Also, we should not forget the Indians have become the health conscious and who know tomorrow what will people prefer। अल्टीमेटली विदेशियों के पता है कि इंडियंस कितने समझदार है, वो अपने कितने हेल्थ को लेके इंडियंस जो होते हैं वो कॉन्शियस रहते हैं राइट। फिर कह रहे कि वेल फ्रेंड्स ऑल योर कंसर्न्स आर लॉजिकल एंड बिलीव मी आई हैव गिवन अ मच थॉट टू दिस। काफ़ी मैंने सोचा इफ्स एंड बट्स। माई पीपल हैव स्पेंड मेनी डेज एनालाइजिंग द अवेलेबल डेटा टू अराइव एट अ जजमेंट। आवर एनालाइजिंग, ये कौन बोल रहा है, ये रामामूर्ति जी बोल रहे हैं, ठीक है। कह रहे कि आवर एनालिसिस इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग अबव एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट द मार्केट। अल्टीमेटली बिजनेस का पर्पस क्या होता है कि जो भी चीज़ हम इन्वेस्ट करें ना उस पर हमारी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है सबसे अच्छी है, हाई है, तभी तो मैं इस बिज़नेस में जाऊँगा। अगर मुझे सॉफ्ट ड्रिंक के बिज़नेस करे तो पहले मैं मैनेजमेंट लेवल पे तो ये डिसाइड कर लूँगा ना कि बिज़नेस मैं चलाऊँगा तो ये चलेगा नहीं चलेगा, मेरे को फ़ायदा होगा नहीं होगा, मेरी रेवेन्यू जनरेट होगी नहीं होगी। तो जब ये चीज़ें डिसाइड हो जाती है ना कि हाँ इस बिज़नेस से मेरा फ़ायदा होने वाला है, तभी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो उसकी ROI बनती है कि कितनी मेरी कॉस्ट जो मैं लगा रहा हूँ उससे मैं कितना रेवेन्यू जनरेट करूँगा, मेरी मार्जिन क्या होगी, मेरी प्रॉफिट क्या होगी, ठीक है। एंड वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द डिटेल ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट की प्राइसिंग, कॉस्ट हो गया, प्राइसिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, एक्सेट्रा राइट। एंड आई फियर if we wait for a long we will be missing an opportunity that may not come again for a long। देख इनको ये पता है कि इंडियन मार्केट जो है
ये तो काफ़ी पहले हुई होंगी आई थिंक। आज के डेट में आपको पता है, आपको इंडियन मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनने जा रही है। जितने भी फॉरेन कंपनीज़ हैं, जितने भी जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, उनकी नज़र अपने इंडियन इकॉनमी पे है, इंडियंस पे हैं, जो यहाँ की पॉपुलेशंस है, क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशंस में आते हैं। तो उनको एक बड़ी मार्केट दिखती है कि अगर वो इस टाइम अगर इस मार्केट में एंटर नहीं करते तो हो सकता है बाद में वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर जाएं, राइट। ये चीज़ है। लेट्स गो ahead and make the most of it, remarked Ramamurthy. What did you notice in the hypothetical example given above? The management of the company is faced with the problem of decision making. अब यहाँ पर प्रॉब्लम तो मेन यही, करे ना करे, सॉफ्ट ड्रिंक की बिजनेस इंडिया में लाए या ना लाए। And as we are aware, the survival and success of any business depend on the sound decisions. ऑब्वियसली बात है कि सर्वाइवल एंड सक्सेस दो चीज़ें होती हैं। कोई जिसका डिसीजंस ख़राब होगा ना तो वो सर्वाइव ही करेगा, लेकिन जिसके डिसीजंस बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने बहुत ही रैशनल वे में सोचा है, समझा है, यहाँ के मार्केट को पहले एनालाइज किया है, कस्टमर्स का डिमांड को समझा है, राइट, यहाँ की लीगल कंप्लाइंसेस को समझा, यहाँ पे गवर्नमेंट के एस्टैब्लिशमेंट, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को समझा, तो जब सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद जब डिसाइड करते हैं कि नाउ वी हैव टू स्टार्ट बिजनेस इन पर्टिकुलर कंट्रीज, इन पर्टिकुलर सेक्टर या इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या एरियाज़ में, तब जा कर के उनकी सक्सेस के रेशियोज क्या रहती हैं, काफ़ी हाई रहती हैं। फिर कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। डिसीजन मेकिंग क्या, एक तरह का प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स को आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, कंसिडर करते हो, एंड विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मीन ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड एंड फॉर टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व इवैल्यूएशन ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव्स, है ना। जितने भी आपके फिजिबल अल्टरनेटिव्स आप उनको कंसिडर करके डिसीजंस लोगे। रैशनल जजमेंट होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड चॉइस ऑफ पर्टिकुलर अल्टरनेटिव which the decision makers find as the most suitable. As explained above, the questions of choice arises because our productive resources such as land, labor, capital management are limited and can be employed in the alternative uses. Therefore, the more efficient alternatives must be chosen and the less efficient alternative must be rejected. The management of the business unit generally need to make the strategic, tactical and operational decisions. A few example of issues requiring the decision making in context of the business are illustrated below. देखिए क्या क्या example, like should कोई भी मैनेजमेंट डिसीजंस लेने पहले सोचो क्या क्या चीज़ें उनके दिमाग में आएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। शुड आवर फर्म बी इन द बिजनेस, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हमारा फर्म इस बिजनेस में हमें होना चाहिए, क्या ये बिजनेस हमें करनी चाहिए। एंड शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट, क्या हमें बिजनेस में एंटर करना है, साथ साथ कि हमें इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। गिवन द हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर कहीं पे मार्केट कॉम्पिटिशन अगर काफ़ी हाई है तो वहाँ पे एंटर करना बहुत ही सोच समझ के हमें एंटर करना पड़ता है। जिस प्रोडक्ट के लिए अगर हमारे पास ही मोनोपोली है तो उसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ही सबसे बड़ा सप्लायर है, एक ही सप्लायर है और कोई दूसरा उस गुड्स का, उस प्रोडक्ट का या सर्विस का सप्लायर है ही नहीं। तो इस तरह क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। तीसरा क्या है कि इफ़ द फर्म डिसाइडेड ऑन लॉन्चिंग द प्रोडक्ट which available technique of production should be used, from where the firm procure the necessary input at what price so as to have a competitive edge in the market। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं इनपुट्स की बात चल रही है यहाँ पे, आपको पता होगा कोविड-19 के टाइम में बहुत सारे ऐसे फार्मा कंपनीज थे, क्योंकि मेजर इनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना मेडिसिन के, वो क्या करते हैं, ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो कोरोना के बाद काफ़ी डिमांड चाइना की प्रोडक्ट, जो मेडिकल, जो वहाँ पे जो सप्लायर्स थे रॉ मटेरियल के, उनकी डिमांड बढ़ी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जिस कंपनी को सपोज़ यहाँ पे बिज़नेस सेटअप करना है इंडिया में, तो उनको तो इनपुट चाहिए, माल चाहिए। माल कहाँ मिल रहा है, चाइना में मिल रहा है। माल कहाँ मिल रहा है, हो सकता है दूसरे कंट्रीज़ में मिल रहा है, बांग्लादेश में मिल रहा है माल, या किसी पाकिस्तान का नाम तो नहीं लूँगा मैं, किसी और कंट्रीज़ में मिल रहा है। तो उस केस में ना आपको बहुत ही इवैल्यूएट सोच समझ के करना पड़ेगा कि अगर मैं इंडिया में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहूँ तो मुझे इनपुट्स के लिए क्या रहेंगे, उस सप्लायर पर डिपेंडेंसी मेरी होगी, मैं उस पर डिपेंड रहूँगा ना। जब वो मेरे को माल देगा तभी तो मैं बना पाऊँगा। हो सकता है कल को डेट में दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जाएँ
जिससे कि हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन हो जाए, तो फिर मैं माल बनाना बंद कर दूँगा, मतलब मैं गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे यहाँ कंपनी बिजनेस खोलने मुझे तो लॉस सहना पड़ जाएगा फिर। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ना कंसिडर करनी पड़ेगी बिफोर लॉन्चिंग अ बिजनेस इन एनी पर्टिकुलर कंट्रीज़ में या इन पर्टिकुलर एरियाज़ में, राइट। ये चीज़ें फिर उसको दर कर, शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट और बाय दैम फ्रॉम द अदर फर्म्स। दो चीज़ें होती हैं, या तो आप खुद मैन्युफैक्चरर बन जाइए या फिर आप एक ट्रेडर बन जाइए। मैन्युफैक्चरर बनता है तो आपको कुछ खुद को प्रोड्यूस करना पड़ता है। प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो भी उनकी रेलेवेंट चीज़ें, रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगी, आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होगा, आपकी सप्लायर्स कौन कौन से, आपके टारगेट कस्टमर कौन कौन से होंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होगा आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि बाय देम फ्रॉम द अदर फॉर्म्स। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से बाय करते हैं, सपोज मैं ट्रेडर हूँ, मैंने मैन्युफैक्चरर से बाय करी और आगे मैंने किसको बेच दिया, यहाँ पे किसी रिटेलर को बेचा या दूसरे किसी होलसेलर को बेच दिया, तो उस केस में क्या है कि मुझे गुड्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक जगह से गुड्स लूँगा, दूसरी जगह पे डिलीवर कर दूँगा, राइट। तो ये भी एक है, ये भी कंसिडर करने वाली बातें हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि दैट इज़ हाउ मच शुड द ऑप्टिमम आउटपुट एंड व्हाट प्राइस शुड द फर्म सेल। अब यहाँ पे कितने ऑप्टिमल लेवल पे मैं गुड्स को प्रोड्यूस करूँ, मेरा आउटपुट कितना होना चाहिए, दूसरे नंबर में किस प्राइस सेगमेंट पे दैट इज़ बेचूँ, जिससे कि मेरे सबसे पहली चीज़ तो इसमें क्या है कि टारगेट कस्टमर को भी आइडेंटिफाई करना। अगर मेरी टारगेट कस्टमर ही अगर सपोज़ अगर मिडिल लेवल की हैं, ज़्यादा लग्जरी आइटम बाई नहीं कर सकते, तो मैं उनको उसी लेवल के प्राइस बेचूंगा, उसी लेवल के प्राइस पे गुड्स बेचूंगा जिस पे वो कंफर्टेबल रहें, राइट। ये चीज़ें। फिर नेक्स्ट कह रहा दैट इज़ हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट। मार्केट में अपने प्रोडक्ट कैसे प्लेस्ड करूँ, कैसे इस्टेब्लिश करूँ, which customer segment should be focus on, and how to improve the customer experience। कैसे हम टारगेट कस्टमर्स को, अपने सेगमेंट को हम टारगेट करें, कैसे उनको हम एक्वायर करें, उनको इम्प्रूव क्या कस्टमर एक्सपीरियंस में हम क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड विच मार्केटिंग स्ट्रेटजी शुड बी चीज़न। इस केस में हमें क्या करना है, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमें चूज़ करनी पड़ेगी, एंड हाउ मच शुड बी द मार्केटिंग बजट, राइट। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। और एक लास्ट ये रहा कि दैट इज़ हाउ टू कम्बैट द रिस्क एंड द अनसर्टनिटीज इन्वॉल्व। अब ये भी आपको देखना है इसमें रिस्क एंड अनसर्टनिटीज क्या क्या इन्वॉल्व है, वो भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे डिसीजन मेकिंग में, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ जी, अब देखिए हम लोग यहाँ पे थे, देखिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या है। डिसीजन मेकिंग on the above as well as the basically similar issues are not simple and straightforward, as the economic environment in which the forms and functions is highly complex and dynamic. The problem get exas- um, exaggerated and aggravated because the most of time decisions are to be taken under the condition of imperfect knowledge and uncertainty. Decision making therefore require that the management be equipped with the proper methodology and appropriate analytical tools and techniques. Business economic made this need of management by providing a huge corpus of theory and techniques. बेसिकली बात आपको बिजनेस करने के लिए आपके पास ह्यूज क्या होना चाहिए, थ्योरी एंड टेक्निक्स होने चाहिए। Corpus of theory and techniques. And briefly put, business economics integrate economic theory with the business practices. Figure business economics also referred to the basically managerial economics, generally referred to the basically integration of economic theory. Guys, आपको कहीं नींद तो नहीं आ रहा ना? Guys देखिए थ्योरी पेपर है, सो काइंडली बी फोकस्ड, राइट। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, मैं थोड़ा कोशिश करूँगा आगे और इंटरेस्टिंग मैं पढ़ाऊँ, राइट। देखिए, while the theories of economic provide the tools which explain various concepts such as the demand supply। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कह रहा है कि while this theory of economics provide the tools which explain करता है various concept of the demand supply cost price competition etc, and business economics applies these tools in the process of business decision मेकिंग, राइट। ये सारे फैक्टर्स ये सब काम करेंगे जो कि हम आगे के चैप्टर्स में इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। दस द बिजनेस इकोनॉमिक कंप्राइजेज ऑफ दैट द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक नॉलेज, logic theory, analytical tools that are used for the rational business decision making. In brief, it is applied economic that fills the gap between the economic theory and business practices। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि ये जो है आपके बिजनेस इकोनॉमिक कंप्राइजेस क्या हैं, इनमें क्या क्या इंक्लूडेड हैं,
कि इकोनॉमिक की नॉलेज होनी होगी, लॉजिक क्या होगा, थ्योरीज क्या होंगी, एनालिटिकल टूल्स क्या होंगे दैट आर यूज फॉर द रैशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग. इन ब्रीफ इट इज़ अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट फील्स द गैप बिटवीन द इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, है ना. मतलब कुछ चीज़ें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, कुछ आपने एक्सपीरियंस भी कर रखा हो, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो. आपने सपोज जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फ्लिपकार्ट के ले लो एग्जांपल. जो भी बिन्नी बंसल्स वगैरह थे, जो ब्रदर्स थे, ये क्या करते थे, पहले अमेजोन में काम करते थे. तो जब इन्होंने चीज़ों को समझा, थ्योरेटिकली भी समझा प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके भी समझा कि हाँ इंडिया में ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि हम ऑनलाइन जो मार्केटिंग, ऑनलाइन जो बिज़नेस, जो भी प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो हम कर सकते हैं. तो उन्होंने फ्लिपकार्ट नाम से कंपनी बना ली, और जिससे कि आज आपके डेट में देख ही रहोगी कितनी बड़ी वाइट कंपनी बन चुकी हैं. ठीक है. अब देखिए कह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमी हैज़ अ क्लोज कनेक्शंस विद द इकोनॉमी थ्योरी, माइक्रो एज वेल एज द बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स, operations research or statistics, mathematics, and the theory of decision making. A professional, a professional business economist has to integrate the concept and method of all these disciplines in order to understand and analyze the practical managerial problem. Because economics, business economics is not only the valuable to the business decision maker but also useful for managers and the not-profit organizations such as NGOs and वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग वो सबके लिए है, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, सबके लिए डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट इक्वली. बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, इसमें डिसीजन मेकिंग में इक्वली पार्टिसिपेट करता है. ठीक है. हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ तक हमने देख लिया था, राइट. अब हम आते हैं दैट इज डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट. अब डेफिनेशन में क्या देखो, कह रहे कि बिजनेस इकोनॉमी में भी डिफाइन एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक द बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्कार्स रिसोर्सेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम अपने डिसीजन मेकिंग, हम कैसे अपना डिसीजंस लें ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिसोर्सेज है ना, जो स्कार्स रिसोर्सेज, अल्टीमेटली लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं, तो उनको कैसे हम अच्छे वे में, वो मतलब कैसे वे में उनको हम यूटिलाइज करें या एलोकेट करें रिसोर्सेज को, तो उसको हमें डिसीजंस लेना है, राइट. तो ये बोलता है कि दैट इज यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक द बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ, कैसे बेस्ट हम वे में यूज़ कर सकते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द, इसका मटेरियल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, है ना. अब बोल रहे कि जोएल डेन डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस in formulation of business policy. Business economics is essentially a component of applied economics as it includes application of selected quantitative techniques such as the linear programming, regression analysis, है ना. ये सब आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग जो कि आप सी इंटर में पढ़ोगे, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड द कॉस्ट एनालिसिस, ये सब सारी चीज़ें. So our approach in this text is to focus on the heart of business economics, that is the microeconomic theory of the behavior of consumers and firms in a competitive and not competitive market. This theory provides managers with the basic framework for making key business decisions about the allocation of the firm's scarce resources, है ना. I hope आपको समझ में आ रहा होगा. अब देखिए नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ना, व्हाट इज मीन बाय नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. द इकोनॉमिक्स हैज़ बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द टू मेजर पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. देखो इकोनॉमी इज़ अ ब्रॉडर टर्म, राइट. सबसे बड़ा तो इकोनॉमी है, उसमें भी दो चीज़ें सेग्रीगेट किया गया, एक माइक्रो इकोनॉमिक और एक मैक्रो इकोनॉमिक. एंड मैं कुछ आपको इमेजेस दिखाने वाला हूँ जो कि हो सकता है आपको हेल्पफुल करे कि क्या दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं. देखिए यहाँ आते हैं. अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट. अब देखिए माइक्रो इकोनॉमी क्या बोला कि इंडिविजुअल मार्केट, है ना. मार्केट हो सकता है इंडिविजुअल हो, लाइक जैसे कि फूड की अलग मार्केट हो, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग मार्केट हो, या हो सकता है कि मतलब कुछ भी ऐसे कॉमोडिटीज़ हो सकते हैं, राइस की, एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ हो सकते हैं. तो सबके मार्केट अपना डिफरेंट डिफरेंट है. इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स, है ना. इफेक्ट ऑन द बेसिकली प्राइस ऑफ गुड्स हो गया, इंडिविजुअल लेबर मार्केट हो गया, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया. तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे आप देख रहे होंगे.
मैक्रो में देखो दैट इज़ अ होल इकोनॉमी की बात करता है, लाइक जीडीपीज वगैरह हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, राइट, फिर उसका एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया, एंड द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी हो गया। इस तरह की चीज़ें आपने देखी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, और देखिए इमेज मैंने डाउनलोड कर रखी है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि माइक्रो एंड मैक्रो में डिमांड एंड सप्लाई है ना, प्रोडक्शन, कंजम्पशंस, इकोनॉमिक वेलफेयर, सेम एज यू कैन सी हियर। मैक्रो इकोनॉमिक में नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक एक चीज़ जो भी आप देख रहे हो ना, हम इसको डिटेल में अंदर और जाके पढ़ने वाले हैं और देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए माइक्रो एंड मैक्रो में देखिए स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, डिसीजन मेकिंग यूनिट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक लाइक जो अपने घर में, फॉर एग्जांपल कि मैं हमारा घर है, तो घर में जो जो छोटे छोटे जो भी डिसीजंस हैं या फिर जो भी हम लोगों के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे फुलफ़िल किया जाए, क्या क्या रिसोर्सेज उन्हें मतलब लाया जाए ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। ठीक है, कंज्यूमर्स हो गया, रिसोर्स ऑनर एंड फॉर्म्स हो गया, और मैक्रो हो गया ब्रॉडर लेवल पे, मतलब पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पे हो गया ये। ठीक है, एंड एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक्स फिनोमेना, एम्प्लॉयमेंट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फिजिकल सेविंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशंस एंड एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, ये सब सारी चीज़ें है ना। चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमी हमने यहाँ पे दो भागों में बांटा हुआ है। बिफोर एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमी इट इज़ पर्टिनेंट टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शंस बिटवीन दिस टू। क्या है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है? माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस विद इन एन इकोसिस्टम। मतलब माइक्रो बोलूँ तो मैं अगर सिंपल टर्म से बोलूँ कि पूरे भारत में जो भी आपके इंडिविजुअल बेसिस पे या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस बेसिस पे उनकी अगर हम बिहेवियर को अगर हम देखें, स्टडी करें, राइट, तो हमारी अपने इकोसिस्टम के अंदर में, हमारे इकोनॉमी सिस्टम के अंदर में ही है। लेकिन सपोज अगर कोई यूएसए में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई यूके में बैठा है, राइट, कोई ब्रिटेन में बैठा है, कोई जर्मनी में बैठा है, कोई चाइना में बैठा है, तो ये ग्लोबल बेसिस पे हो गया, तो वो मैक्रो लेवल पे आ गया ना। अभी हम माइक्रो लेवल पे मतलब सिर्फ अपने घर की बात कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स right, in other words microeconomic examine how individual units, that is the consumers हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, make decisions as to how to efficiently allocate their scarce resources। अब यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हम देख रहे हैं कि कैसे हम अपने इंडिविजुअल्स जो भी हमारे फॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कैसे हम जो भी रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमल लेवल पे हम एलोकेट करें, कैसे हम इफिशिएंट वे में हम एलोकेट करें। एंड हेयर द फोकस इज ऑन द स्मॉल नंबर ऑफ और द ग्रुप ऑफ यूनिट्स रादर देन द बेसिकली ऑल यूनिट कंबाइंड। हम यहाँ पे छोटे छोटे सेक्टर वाइज जाते हैं, जैसे कि एमएसएमईज वगैरह हो गए, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हो गए, राइट। फिर उसके बाद आपके जो भी लघु उद्यम वाले हैं जो इन सब कैटेगरीज में आ जाते हैं, स्टार्टअप्स हो गए न्यूली, इस तरह के। एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन द व्हाट इज हैपनिंग इन द वाइडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, है ना। अब जैसे वी मेनली स्टडी द फॉलोइंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहते हैं जैसे प्रोडक्ट की प्राइसिंग हो, क्या क्या होगी, कंज्यूमर्स का बिहेवियर हुआ, किस तरह के कंज्यूमर, उनके बिहेवियर कैसे होंगे, प्राइसिंग फैक्टर प्राइसिंग, मतलब प्राइसिंग डिसाइड करें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल, बिहेवियर ऑफ द फॉर्म्स, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये सब सारे ये हो सकते हैं। आप ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप एमसीक्यू बेसिस पे दे सकते हैं। हालांकि इसके और भी ये मतलब एग्जॉस्टिव लिस्ट मतलब है कि इतनी और भी इसमें लिस्ट हो सकते हैं। मैक्रो में देखिए मैक्रो क्या बोलता है यहाँ पे। इन कॉन्ट्रास्ट द स्टडी ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक फेनोमेना और इकोनॉमी एज अ होल रादर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट। अकॉर्डिंगली इन अ माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ हम क्या स्टडी करते हैं, लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेटर्स के सच एज द ओवरऑल लेवल ऑफ द आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट क्या है, टोटल कंजम्पशंस, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआईज वगैरह जो होते हैं, है ना, एफडीआई वगैरह जो होते हैं। फिर उसके बाद एंड ऑल्सो नोन एज द बेसिकली एग्रीगेट शिफ्ट ओवर द बेसिकली टाइम। It analyzes the basically overall economic environment in which the firms and governments, firms हो गए, गवर्नमेंट हो गया, हाउस होल्ड हो गए, ऑपरेट करते हैं एंड मेक डिसीजंस लेते हैं। However, it should be kept in the mind that economic
environment represent the overall effect of the innumerable decisions made by the millions of the basically different consumers and the basically producers. अब देखिए फ्यू एरियाज होते हैं पे, कुछ ऐसे एरियाज हैं, फ्यू एरियाज जो कि यहाँ पे कम्स अंडर द बेसिकली यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, जैसे कि हो गया नेशनल जो होता है पे बेसिकली इनकम है नेशनल आउटपुट बेसिस पे, फिर उसके बाद जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट हो गया, फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस पेमेंट, फिर एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसीज, फिर ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स हो गया, फिर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। तो इस तरह की चीज़ें ये सब क्या आएंगे, ये सब आपके मैक्रो लेवल पे आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, फिर while the business economics is basically concerns with the basically micro and macroeconomic analysis and also has got an important role to play. Macroeconomic analyzes the background of economic conditions in an economy which will immensely influence the individual firm's performance as well as its decisions. Business firms need a thorough understanding, जो बिजनेस होते हैं उनको चाहिए एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, इन विच दे हैव टू फंक्शंस, जिनमें उनको फंक्शंस करना है। फॉर एग्जांपल लाइक द नॉलेज रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट। आपको जैसे मान लो कि मैक्रो लेवल पर अगर मैं देखूँ तो मेरे को यहाँ का इन्फ्लेशन रेट पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट कैसे इम्पैक्ट करेगा, इंटरेस्ट रेट पता होने चाहिए, जो भी आप देख रहे हो कि बैंक्स वगैरह से जो मैं इंटरेस्ट रेट अगर जैसे सपोज मैंने लोन ली उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें फिर उसके बाद and will be useful for the business economist in framing the suitable policies. Moreover, जैसे कि अच्छा इंटरेस्ट रेट में आपने देखा होगा CRR SLR वगैरह, क्यों हम RBI जो है टाइम टू टाइम बेसिस पे CRR SLR को रिवाइज करते हैं, इसका भी कंसेप्ट है डिटेल में, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। And moreover, the long run trend in the business world are determined by the prevailing macroeconomic factors. And having understood the meaning of micro and macroeconomics, we shall examine the nature of business economics. अब नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स देखिए, द इकोनॉमिक वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, है ना। जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है वो क्या बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एज देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग द डिसीजंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिव एंटिटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जितने भी विश्व में जितने भी वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हम हर दूसरे के कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते ही हैं, वहाँ की फॉरेक्स, वहाँ की फॉरेन करेंसीज से इम्पैक्ट पड़ता है, इंटरेस्ट रेट से इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें, क्योंकि ग्लोबल बेसिस पे हम एक दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई अगला बंदा यहाँ इन्वेस्ट करता है, FDI आपने सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ठीक है। फिर सपोज़ अगर मुझे अगर यहाँ पे सपोज़ रतन टाटा मतलब टाटा मोटर्स अगर उनको टाटा ग्रुप में अगर उनको बाहर फंड अगर रेज़ करनी होंगी तो उसके लिए ADR एंड GDR वगैरह होते हैं, या फिर उन वहाँ की कंपनीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। तो इस तरह से क्या है ना कि हम एक दूसरे से पूरा कनेक्टेड हैं, हम सब इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और जितना ज़्यादा हम खुद के यहाँ अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो चीज़ों को हमें मैक्रो लेवल पे भी देखना होता है कि कैसे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ आई हैं, ठीक है। या फिर मुझे अगर किसी देश में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस देश के मेरे को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखनी पड़ेगी, क्या वो बाहर के लोगों को फंड इन्वेस्टमेंट में कितना ज़्यादा उसका प्रमोट करते हैं, या फिर हो सकता है कि दैट इज़ वो उतना प्रमोट ना करते हो। तो ये सब चीज़ें अब देखिए यहाँ पे The economic world is extremely complex as there is a lot of interdependence among the decisions and activities of the economic entities. Economic theory are hypothetical and simplistic in character, as they are based on the economic model built on simplifying assumptions, and therefore usually there is a gap between the propositions of economic theory and happening in the real economic world in which managers make decisions. बिजनेस इकोनॉमिक इनेबल करते हैं किस चीज़ को, द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक एंड एनालिटिकल टूल्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस। फिर इसका फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या है बिजनेस इकोनॉमिक? इज अ साइंस। साइंस इज अ क्या systematized body of knowledge which establish the cause and effect of relationship. Business economics integrate the tools of decisions sciences such as mathematics, statistics, and econometrics with the economic theory to arrive the appropriate strategy for achieving the goals of the business of the enterprise. तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं
बिजनेस इंटरप्राइजेस को डिसीजन मेकिंग में कैसे मदद करते हैं, है ना, अचीविंग मतलब गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। एंड इट फॉलो द साइंटिफिक मेथड एंड क्या ये scientific method and empirically test and validity of the results। फिर based on the basically यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, based on math, तो basically business economics is based largely on the microeconomics। A business manager is usually concerned about the achievement of the predetermined objective of his organizations so as to ensure that the long-term survival and the profitable functioning of the organizations। Since the business economy is concerned more with the decision-making problem of individual establishment and relies heavily on the techniques of the microeconomics। गाइज ये थोड़ा बोरिंग आई थिंक लग रहा होगा आपको, बट डोंट वरी, थोड़ा हम और आगे भी अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ये चैप्टर थ्योरेटिकल है और थ्योरी पढ़ने में मुझे पता है कि कैसे बच्चों को मतलब बोरिंग सा फील होने लगता है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को पढ़ाऊँ, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, है ना, इस तरह की चीज़ें। अब देखिए इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनालिसिस, कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे मैक्रो एनालिसिस को। अब बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम, है ना, बिजनेस यूनिट ऐसा तो नहीं है कहीं से भी वैक्यूम में ऑपरेट हो जाए। इट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन विच इट ऑपरेट, सच है जैसे कि जनरल प्राइस लेवल क्या है, इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या है इन द इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ विद रेस्पेक्ट टू द टैक्सेशन इंटरेस्ट। मतलब सिंपल ये बोलना था, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ या फिर मैं करना चाहता हूँ तो मैं किन किन चीज़ों को देखूँगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, टैक्स पॉलिसीज़ मतलब टैक्स की क्या है वहाँ पे, इनकम टैक्स वगैरह, ठीक है, वहाँ पे जीएसटी का क्या सीन है, फिर वहाँ पे जो भी अदर टैक्सेस लग रहे हैं, वैट लग रहे हैं, एक्साइज लग रहे हैं, ठीक है, कस्टम लग रहा है। फिर इसके बाद ये भी देखूंगा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या हैं, आरबीआई क्या स्कीम्स हैं, या गवर्नमेंट ने मेरे बिजनेस से रिलेटेड क्या पॉलिसीज़ निकाली हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए ही मैं डिसीजंस लूँगा किसी मैक्रो लेवल पे, ठीक है। एंड ये देख सकते हो एक्सचेंज रेट हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, प्राइस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया, वेजेस एंड द रेगुलेशंस ऑफ मोनोपोलीज, ऑल दिस आर component of the macroeconomic। फिर कह रहा है कि business manager must be acquainted with this and other macroeconomic variables and present all as well as the future and which may influence his or her business environment। अब क्या कह रहा है कि business economy is also an art, है ना, कि business economic जो है ना क्या है, business economic is also an art। It involves the practical application of the basically rules and principles for the attainment of the set of objectives। फिर देखिए थ्योरी ऑफ यूज़ ऑफ थ्योरी ऑफ द मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज। कह रहे कि बिजनेस इकोनॉमिक लार्जली यूजेस द थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड द प्राइवेट एंटरप्राइजेज। इट यूजेस द बेसिकली थ्योरी ऑफ अ फॉर्म एंड रिसोर्सेज एलोकेशंस इन द बैकड्रॉप ऑफ अ प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी। फिर उसका प्रैग्मेटिक एंड अप्रोच। अब देखो यहाँ पे प्रैग्मेटिक शब्द देखो कितना खतरनाक है। अब प्रैग्मेटिक का मतलब मैं दिखाता हूँ आपको क्या है, फटाफट आप लोग भी गूगल में सर्च कर सकते हैं प्रैग्मेटिक। अब देखो यहाँ पे व्यवहारिक, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होगा, दैट इज यहाँ पे व्यवहारिक होगा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक इज एब्स्ट्रैक्टेड एंड द प्योरली थ्योरेटिकल एंड एनालिसिस द economic phenomena under the unrealistic assumptions। In contrast, the business economy is a pragmatic in its approach and it tackles the practical problem with the firms face in the real world में। अब इसके बाद दैट इज interdisciplinary nature। अब क्या बोल रहा है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का, एज इट इनकॉर्पोरेट द टूल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन सच एज द मैथमेटिक्स हो गया, ऑपरेशंस रिसर्च हो गया, मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे बाकी डिटेल में। फिर उसके बाद दैट इज नॉर्मेटिव इन नेचर, राइट। इकोनॉमिक थ्योरी हैज़ डेवलप अमंग द बेसिकली टू लाइन्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, राइट। पॉजिटिव जो था ना, और बेसिकली द प्योर साइंस एनालिसिस cause and affect the relationship between the variables in the objectives and the science manner, but it does not involve any jotan pe valuable judgment। In other words, it states what is of the state of affairs and not and what ought to be। In other words, it is a descriptive in nature and the sense and describe the basic economic behavior of the individual or the society without the prescription about the desirability or otherwise of the such behavior। As against this
A normative science involves the free judgment, and it is a prescriptive in the nature and suggestions, and what should be in the basically particular course of actions, ये सब चीज़ें फिर welfare considerable embedded in the normative science. तो business economic generally the normative prescribe ये काफ़ी थोड़ा बस तरह को language में दिया हुआ है, right? अब लास्ट में कह रहा है कि बिजनेस इकोनॉमी कंबाइन करते हैं एसेंशियल ऑफ द बेसिकली नॉर्मेटिव एंड द पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी एंड एम्फसाइज करता है बीइंग वन और मोर फॉर्मर देन लेटर. ठीक है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या है स्कोप एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस इकोनॉमी. स्कोप क्या है? द स्कोप ऑफ द बिजनेस इकोनॉमी इज अ क्वाइट वाइड, राइट, एंड इट कवर द मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स a manager or a firm faces. There are the two categories of the business issue of which the basically economic theories can be directly applied, namely एक तो आप देख सकते हो दैट इज यहाँ पे इंटरनल इश्यूज एंड द बेसिकली ऑपरेशनल इश्यूज एंड दिस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो कह रहे हैं कि बिजनेस जो भी इश्यूज होते हैं दो तरह के कैटेगराइज कर रखे हैं इन्होंने ऑफ द बिजनेस इश्यूज के विच द इकोनॉमिक थ्योरी कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड, जहाँ पे इकोनॉमिक थ्योरी डायरेक्टली अप्लाइड कर सकते हैं, नेमली जहाँ के एक तो इंटरनल इश्यूज और ऑपरेशनल इश्यूज को, राइट, जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमी के द्वारा. दूसरा एक्सटर्नल इश्यूज क्या क्या हैं एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड दिस कैन बी सॉल्व यूजिंग द मैक्रो इकोनॉमिक. नाउ वी विल सी बोथ ऑफ देम बाय वन. ठीक है, पहले देखते हैं दैट इज यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक अप्लाइड टू इंटरनल एंड ऑपरेशनल इश्यूज में. देखिए operational issues include करता all those issues that arises within the organization and fall within the purview and control of the management. तो जो operational issues होते हैं उसमें क्या होता है कि ऐसे सारे issues होते हैं जो कि within the organization ही होते हैं. ये keywords है ना, आप इसको देखिएगा जो कि यहाँ पे इशू अराइज होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉल विद इन द प्रिव्यू एंड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, जो कि सारे के सारे मैनेजमेंट के ऊपर ही होता है. इस तरह की परेशानियाँ जो गिरती हैं. फिर कह रहे दिस इशूज़ आर, ये जो इश्यूज़ हैं दिस इश्यूज़ आर इंटरनल इन नेचर के होते हैं, राइट, एंड इश्यूज़ रिलेटेड टू द बेसिकली चॉइस ऑफ बिजनेस, उसके साइज, उसके प्रोडक्ट डिसीजंस हो गए, टेक्नोलॉजी हो गया, फैक्टर कॉम्बिनेशन हो गया, प्राइसिंग हो गया, द सेल्स प्रमोशन हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं. तो ये इस तरह के सारे क्या ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं. The following macroeconomic theory deal with the most of these issues. जैसे कि डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, नाम से आपको लग रहा है कि डिमांड के कैसे एनालाइज करें, उसको फोरकास्ट कैसे करें. तो कह रहे हैं डिमांड एनालिसिस जो है, तो डिमांड एनालिसिस पर्टेन टू द बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर इन द मार्केट. ऑब्वियसली बात है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कस्टमर के डिमांड पे ही हर चीज़ें डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का क्या प्राइस होगा. तो डिमांड के एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है माइक्रो लेवल पे. इट इंक्लूड्स द बेसिकली नेचर ऑफ कंज्यूमर. अब उसका नेचर भी समझो आप, एक तो आपने बिहेवियर समझा, आपने फिर नेचर समझा, ठीक है, नेचर ऑफ कंज्यूमर preferences, effect of the changes and determinant the demand such as जैसे कि price of the commodity, consumers income, price of related commodities, consumer taste and preferences. तो इस तरह की चीज़ें आपको देखनी है. फिर कह रहेगा डिमांड फोरकास्टिंग क्या एक तरह की टेक्निक है of predicting the basically future demand for the goods and services on the basis of the past behavior of the factor which affect the basically demand. फिर एक्यूरेट फोरकास्टिंग जो होता है ना इज असेंशियल है फॉर अ फर्म टू इनेबल इट टू बेसिकली प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज एट द राइट टाइम एंड टू अरेंज वेल इन एडवांस एंड द वेरियस फैक्टर प्रोडक्शन पेज, रॉ मटेरियल हो गए, उसके लेबर हो गए, मशीन्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, बिल्डिंग हो गए, एक्सेट्रा. कह रहे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है ना प्रोवाइड करता है मैनेजर को विद बेसिकली साइंटिफिक टूल विच असिस्ट हिम इन फोरकास्टिंग द बेसिकली डिमांड, है ना, इस तरह की चीज़ें. अब प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस देख लीजिए, ये भी कितना इंपॉर्टेंट है माइक्रो लेवल पे. कह रहे कि जो प्रोडक्शन थ्योरी है वो एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट और आउटपुट पे, है ना, कि यहाँ से मैं इनपुट अगर डालूँ तो मेरा आउटपुट क्या निकलेगा. कह रहा है कि अब बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैज़ टू डिसाइड ऑन द ऑप्टिमम साइज ऑफ आउटपुट, है ना, कि हमारा आउटपुट कितना ऑप्टिमम साइज क्या होना चाहिए, उसका कितना यूनिट हम प्रोड्यूस करें. गिवन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म्स, वो किस पे डिपेंड करेगा, फॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही डिपेंड करेगा, है ना. मतलब मेन क्या है कि द फॉर्म के जो टारगेट कस्टमर वो कितने हैं. अगर कस्टमर ज़्यादा है तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑब्वियसली उनको हाई करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है. एंड ही हैज़ ऑल्सो टू इंश्योर दैट द फर्म इज़ नॉट इनकरिंग अनड्यू कॉस्ट, अननेसेसरी खर्चा ना करे,
And the production analysis enable the firm to decide on the basically choice of the appropriate technology and the selection of least cost input mix to achieve the basically technically efficient way of producing the output. And given the inputs, cost analysis enable करता है फॉर्म को to recognize the behavior of a cost. तो जो मेरी cost analysis है वो enable करता है फॉर्म्स को कि मैं कॉस्ट के बिहेवियर को एनालाइज करूँ व्हेन वेरिएबल सच एज द बेसिकल आउटपुट, है ना, टाइम पीरियड, साइज, प्लांट चेंजेस, एंड द फॉर्म्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द वे ऑफ मैक्सिमाइज करना द प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट. ऑब्वियसली बात है ना, किसी भी फॉर्म से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव ही रहता है कि कॉस्ट हमारा सबसे कम हो, जिससे कि हम अपना प्रॉफिट को क्या रखें, जितना हो सके इंक्रीज करते सकें. अगर किसी भी, हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम कॉस्ट कम कर रहे हैं तो हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिक्रीज़ कर दें, ऐसा नहीं करना. हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन करनी है और कॉस्ट को जितना हो सके अननेसेसरी जो कॉस्ट हो सकते हैं ना उनको हम अवॉइड करें, ताकि हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, जो आपने COGS पढ़ा हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसकी क्या वो कम हो, ताकि जब हम बेचें ना तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन हाई रहे उसमें. ठीक है. ये फिर इसका देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली थ्योरी इज पर्टेंट टू द रूल, है ना, रूल द फर्म्स होता है ना कैन यूज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बेसिकली मेंटेनिंग द इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स. इन्वेंट्री पॉलिसीज अफेक्ट करता है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फॉर्म. एंड द बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो होता है ना यूज द मेथड सच एज द ABC एनालिसिस. ये देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें ना आप पढ़ोगे बाद में और भी, ABC एनालिसिस. फिर देखिए एंड सिंपल सिमुलेशंस एक्सरसाइज करना, फिर मैथमेटिकल मॉडल्स एंड हेल्प द फॉर्म मेंटेन द ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज, राइट. अब देखिए मार्केट स्ट्रक्चर एंड द बेसिकली प्राइसिंग पॉलिसीज, ये भी इंपॉर्टेंट है. मार्केट की स्ट्रक्चर भी आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, प्राइसिंग पॉलिसीज भी. तो ये बेसिकली क्या करता है कि एनालाइज करता है द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशंस विच द फॉर्म हैव टू फेस. ठीक है. तो गाइस मैं थोड़ा शॉर्ट में भी जा रहा हूँ ताकि इतना डिटेल में हम ना आगे बढ़े, हो सकता है आपको कहीं बोरियत फील हो रही हो, तो मैं थोड़ा एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके आगे बढ़ता हूँ. ठीक है. क्योंकि आपको दोबारा रीड तो करना ही है, आप रीड करिए, आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए. जहाँ डाउट होगा आप मेरे लेक्चर्स के नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उसको कमेंट कीजिए, जिससे कि जो भी आपके डाउट है मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ, और ताकि आपको अच्छे से और ज़्यादा क्लैरिटी आए. ठीक है. अब रिसोर्स एलोकेशन देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स विद द हेल्प ऑफ द एडवांस टूल्स सच एज द लीनियर प्रोग्रामिंग enables as the firm to arrive with the best course of actions for the basically optimum utilization of the available resources. हाँ जी, देखो बच्चों यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ द कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. कह रहा है कि फॉर मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट the firm has to carefully evaluate its investment decisions and carry out a sensible policy of capital allocation. कहने का मतलब कि अगर प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज करना है तो फर्म को क्या करनी पड़ेगी, अपनी केयरफुली इवेलुएट करनी पड़ेगी जो भी उसने इन्वेस्टमेंट करी है, जो भी उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, एंड कैरी आउट सेंसिबल पॉलिसी फॉर द कैपिटल एलोकेशंस के लिए. कैसे कैसे कैपिटल को एलोकेट करनी है बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट्स में. तो जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं तो उनको उनकी एक सेंसिबल, उनके पास क्या होनी चाहिए, एक पॉलिसीज होनी चाहिए. सॉरी. फिर कह रहा है कि थ्योरीज रिलेटेड टू द कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स साइंटिफिक क्राइटेरिया फॉर द चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स एंड इन असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड कैपिटल. बिजनेस इकोनॉमिक्स सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग ऑन एलोकेशन ऑफ स्कैर्स कैपिटल अमंग द कंपीटिंग यूज ऑफ फंड्स. क्योंकि कैपिटल हमारे पास क्या लिमिटेड है, तो उनको कैसे सही तरीके से एलोकेट करना, उसका जो है इकोनॉमिक्स क्या करता है, सपोर्ट करता है बेसिकली डिसीजंस में. अब देखिए प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है. कह रहे हैं कि प्रॉफिट आर मोस्ट ऑफन अनसर्टेन ड्यू टू द चेंजिंग प्राइसेस एंड मार्केट कंडीशंस. प्रॉफिट हो, ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट ना हो. आपको अगर पता हो कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जो होते हैं, स्टार्टअप कंपनीज वगैरह, उनको इनिशियली काफ़ी हैवी लॉसेस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी टाइम तक ये लॉस मेकिंग कंपनीज रही हैं. इनके रेवेन्यूज़ भले ही ज़्यादा होते हैं, बट इनमें क्या होता है, इनको लॉस काफ़ी स्टार्टिंग लेवल पे होता है.
क्योंकि ये बेस लेवल से कंपनीज खड़े हो रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं, इनको अप्स एंड डाउन काफ़ी इनको झेलना पड़ता है। तो कह रहा प्रॉफिट्स आर मोस्ट ऑफन अनसर्टन ड्यू टू द चेंजिंग इन प्राइसेस एंड मार्केट कंडीशंस। प्रॉफिट थ्योरी गाइड्स द फॉर्म इन द measurement and management of the profit under the condition of uncertainty. Profit analysis is immensely useful in the basically future profit planning के लिए वो क्या है, प्रॉफिट एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। बिजनेस फर्म जनरली ऑपरेट अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो जो भी बिजनेस फर्म्स वगैरह होती हैं वो क्या होते हैं, जनरली ऑपरेट करते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। क्योंकि जब भी आप कोई भी बिजनेस फील्ड में जाते हो तो इसकी अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं, है ना। उनमें क्या रहता है कि लाइक जैसे बोला कि एनालिसिस ऑफ रिस्क अनसर्टेनिटी। अच्छा, इसमें ये है कि रिस्क कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रहती है। फिर क्या कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हेल्प्स इन business firm in arriving the efficient decisions and in formulating the plans on the basis of past data and current information and the future prediction के ऊपर। मतलब कह रहा है कि रिस्क आप एनालाइज कैसे करते हो, ये जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं वो बिजनेस फर्म को मदद तो करते हैं कि इसमें अराइविंग द एफिशिएंट डिसीजंस लेने में। अगर जितना आपने पास्ट में जितना अप्स एंड डाउन आपने देखा हो या झेला हो या फील किया हो, राइट, या आपके साथ हुई हो, तो आप फ्यूचर को उतने ही बेहतर तरीके से सोचते हो। कहाँ कहाँ पे क्या गलतियाँ हो सकती हैं हमको अवॉइड करने की कोशिश करते हो, या कम से कम गलतियाँ हो ये चाहिए कोशिश करते हो। इससे क्या होता है कि आपको पास्ट डेटा को एनालाइज करने के बाद करंट इन्फॉर्मेशन, फ्यूचर प्रेजेंट, मतलब कि आप जो स्टेप्स लोगे वो क्या करोगे, दैट इज़ पास्ट डेटा या फिर फ्यूचर के प्रेडिक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए प्रेजेंट में आप डिसीजंस लोगे। तो कह रहा है मैक्रो इकोनॉमिक अप्लाई टू द एक्सटर्नल और द इन्वायरमेंटल इश्यूज़। मैक्रो इकोनॉमिक अप्लाइड टू एक्सटर्नल और द इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैव द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपन द फंक्शनिंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, राइट। एंड द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या होता है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल क्या है, जनरल ट्रेंड इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फिर इसका गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक द बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, कंपटीशन पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज ना, एंड द ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। तो ये सब क्या है, ये क्या है, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट इनके लिए क्या करती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ कैसी होंगी, लाइक कि हमारे इंडस्ट्री कैसे रन करेगी। कंपटीशन पॉलिसीज़ होनी चाहिए, लाइक इसके लिए एक एक्ट भी आपने सुना होगा, कंपटीशन एक्ट, राइट। फिर इसके फिस्कल पॉलिसीज़ भी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है तो हमारे पास फिस्कल डिफिसिट आ जाती है। तो इसकी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की पॉलिसीज़ भी अलग से बनती हैं, जिसको एग्जिम भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसीज़, राइट। फिर उसके बाद देखिए, तो कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल, वर्किंग ऑफ अ सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, है ना। आरबीआई इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ये कह रहा है कि वर्किंग ऑफ अ सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर्स ना, कैपिटल मार्केट एंड द अदर रेगुलेशंस के बारे में। फिर सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द ट्रेड यूनियन, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर यूनियन एंड कोऑपरेटिव्स वगैरह होते हैं। फिर सोशल एंड द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। फिर कह रहे हैं बिजनेस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विदाउट कंसिडरिंग दिस प्रेजेंट एंड द फ्यूचर इकोनॉमिक फैक्टर, फ्यूचर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब इनको इग्नोर किए बिना आप बिजनेस के लिए डिसीजंस नहीं ले सकते। At the management of the firm has no control over these factors, no, and it should fine tune its policies to minimize the adverse effect। ठीक है, अब देखो डिफरेंसेस क्या है, कि डिफरेंस बिटवीन कि इकोनॉमिक एंड बिजनेस इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। देखो मीनिंग के बारे में, इट इन्वॉल्व्स, इकोनॉमी में क्या है, इट इन्वॉल्व्स फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क दिए हुए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जो कि आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व है एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ फ्रेमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं, उसको एप्लीकेशन कर रहे हैं। कैरेक्टर वाइज क्या बोलता है, इट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक एज वेल एज द मैक्रो इकोनॉमिक इन कैरेक्टर। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, इकोनॉमिक एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म, इसी में दोनों कवर हो जाते हैं, माइक्रो एंड
मैक्रो लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक में देखो तब सिर्फ क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक ही होगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बिजनेस के अंदर की बात कर रहे हैं। मेन टास्क क्या होता है? तो फुलफिलमेंट ऑफ नीड ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज द एंटिटीज। ब्रॉडर लेवल पे हम देखें तो हमें इंडिविजुअल्स की नीड फुलफिल करनी पड़ती है एंड एंटिटीज दोनों, जो भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म्स वगैरह होते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इन अ पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी। किसी हम एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी या उसके सेगमेंट की बात करते हैं। नेचर क्या है? इट इज़ अ पॉजिटिव एज वेल एज द बेसिकली नॉर्मेटिव इन नेचर। और ये क्या होता है? ये सिर्फ नॉर्मेटिव होता है नेचर। अब नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। नॉर्मेटिव जनरली मीन्स होता है रिलेटिंग टू द इवैल्यूएट स्टैंडर्ड ना, रिलेटिंग टू एन इवैल्यूएटिव स्टैंडर्ड। Normativity is a phenomena in human society of designation some actions outcome as a good। तो ये चीज़ें हो गई, है ना। फिर इसका देखिए स्कोप। स्कोप में क्या होता है? ये इसके वाइडर स्कोप होता है, जैसे मैंने आपको बताया। ये क्या है? कंपैरेटिवली नैरो इसका स्कोप होता है। फिर ब्रांचेस देखो। इट हैज़ अ बिजनेस इकोनॉमिक्स एज वेल एज अप्लाई टू द ब्रांच, और इट इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। फिर देखिए कंसर्न्स विद। अब हम कंसर्न्स की बात अगर हम करें, देखिए ऑल द थ्योरीज फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द कंजम्पशंस, प्रोडक्शन टू कंजम्पशंस इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशंस भी होते हैं इकोनॉमी में, राइट। इसमें क्या होता है? ओनली जो प्रॉफिट थ्योरी इग्नोरिंग अदर थ्योरीज, इसमें से प्रॉफिट की बात करते हैं क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैब्लिश की जाती है प्रॉफिट मेकिंग पर्पज से। एनालिसिस में इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व है? It includes the analysis of macro level issues like the basically growth, inflation and employment। और माइक्रो लेवल पे क्या होता है? इस पर माइक्रो लेवल इश्यूज होते हैं लाइक द डिमांड, सप्लाई एंड द प्रॉफिट एक्सेट्रा। समझ गया ना? आपकी मैक्रो लेवल पे हम क्या देख रहे हैं? ग्रोथ देख रहे हैं, इन्फ्लेशन देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, सब चीज़ें। कंसंट्रेशन ओनली ऑन द बेसिकली इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस प्रॉब्लम, और ये कंसंट्रेट करता है बोथ द बेसिकली हम पे राइट इकोनॉमिक एज वेल एज द नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट of any business problem को। फिर validity of assumption, it is based on the basically certain assumptions and some assumptions become invalid when applied। तो ये सब चीज़ें होंगे, ठीक है। अब आते हैं दैट इज समरी में। समरी क्या बोलते? देखिए कह रहा है कि एन इकोनॉमी एडजस्ट। अब ये टोटल ओवरऑल चैप्टर हो गया, इसका हम क्या देख रहे हैं? यूनिट 1 कंप्लीट हमारा। बस इसका समरी हम देखेंगे, फिर ये चैप्टर ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। समरी देखो। एन इकोनॉमी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ टू फैक्ट्स। एक तो ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्स आर स्केर्स। तो इकोनॉमी में सिर्फ क्या दो ही फैक्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं? ह्यूमन की जो चाहत होती है वो अनलिमिटेड है, दूसरा कि जो रिसोर्सेज हमारे पास क्या लिमिटेड है। फिर कहता है कि इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human being in a society। तीसरा देखो, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक इज डिवाइडेड इनटू द बेसिकली टू पार्ट्स। जो सब्जेक्ट मैटर होंगे इकोनॉमिक्स के क्या होगा? डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक एग्जामिन करता हाउ द इंडिविजुअल यूनिट्स, जो भी फॉर्म्स एंड कंज्यूमर्स वगैरह हैं, मेक डिसीजंस एज टू हाउ एफिशिएंटली एलोकेट देयर रिसोर्सेज। मैक्रो क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये क्या बोलता है? ये सिंपली आपको ये बोलता है स्टडी ऑफ द बिहेवियर at the large economic aggregates such as the basically overall level of output, employment, total consumptions, total saving and the total investment, exports, import, and how these aggregate shift, that is over time। फिर देखिए फिर कह रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक इंटीग्रेट करता है किस चीज़ को? इकोनॉमिक थ्योरी विद द बिजनेस प्रैक्टिस एंड द रियलाइज इकोनॉमिक एनालिसिस एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ द बिजनेस पॉलिसीज को। फिर कह रहा है कि वाइल बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्स विद द बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड हैज़ गॉट एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले द बेसिकली प्ले, राइट। एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज करता है इन्वायरमेंट को। हम ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात करें मैक्रो में, ठीक है, इन विच द बिजनेस हैज़ टू फंक्शंस। अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो क्या हो गया? दैट इज़ यहाँ पे एक विद इन ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं हम, मैक्रो देख रहे हैं ओवरऑल बेसिस पे, इन्वायरमेंट के बेसिस पे देख रहे हैं। फिर इसके बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस एंड विच इज़ इंटरडिसिप्लिनरी एंड प्रैग्मेटिक इन अप्रोच में होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि दे आर द टू कैटेगरीज ऑफ द बिजनेस इश्यूज
to which economic theories can be directly applied, namely the microeconomic applied to the basically operational and internal issues and macroeconomic applied to the environmental or the external issues. फिर कह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक मेक्स यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस सच एज द बेसिकली डिमांड एनालिसिस, फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड द मार्केट स्ट्रक्चर एंड द प्राइसिंग पॉलिसीज, resource allocation theory of capital and investment decisions, profit analysis, risk and uncertainty analysis, right? And the last हो गया that is business economics also consider the macroeconomic related to the economic system, business cycle, nation's income, employment, price, saving and investment, government इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो गया एंड द वर्किंग फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट। तो ये वो सारे आपने क्या देखे, एक समरी के बेसिस पे हमने जो अब तक पढ़ा हमने उस चीज़ को हमने यहाँ पे देखा। यहाँ नीचे लिखा हो कि जो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये सब चीज़ें आप फाइनल आगे सी इंटर में या कुछ चीज़ें सी फाइनल में पढ़ोगे। तो गाइस ये इसका मैं पार्ट 1 बनाऊंगा, राइट, इस चैप्टर का यूनिट 1 का, और यूनिट 2 जो है वो मैं रिसेंटली अपलोड करूँगा वीडियोस। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, राइट, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें ताकि कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझे प्लीज़ दे सकते हैं, या कोई भी डाउट हो तो वो भी हम आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर इसमें मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और जैसा भी हो आप मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें और चीज़ों को बेहतर किया जाए, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।